तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का आधार और एस्ट्रोलॉजी का जो आधार है, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि ये पार्ट हम एस्ट्रोलॉजी में मेडिकल को पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो जन्म है वो पूर्व जन्मों पर बेस्ड हम जन्म लेते हैं। इस जन्म में, पिछले जन्म में हमने क्या कर्म किए हैं उसके बेस पर इस जन्म के अंदर हम आते हैं, और इस जन्म में हम कर्म फल को भोगते हैं। कर्म फल को भोगते हैं, तो कर्म फल को भोगने के लिए यहाँ फल बोला जाता है एक्चुअली से, क्योंकि फल आपका कड़वा भी हो सकता है और फल मीठा भी हो सकता है। तो जो हमने जन्म लिया है, पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों को और अच्छे कर्मों को दोनों को भोगने के लिए हम इस धरती पर आए हैं। अब दुष्कर्मों को भोगने का तरीका क्या हो सकता है? दुष्कर्मों को भोगने का तरीका है कि हमारे शरीर के अंदर कोई पीड़ा प्राप्त हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, और उस तकलीफ को हम भोगेंगे। उससे हमारे वो जो हमने खराब कर्म किए हैं वो कटेंगे, उनकी वो सजा की फॉर्म में होते हैं। क्योंकि कोई भी बीमारी नहीं चाहता, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है उसको बीमारी हो। जब भी बीमार होता है तो कई बार तो कहता है भगवान मुझे उठा ले, कई बार कहता है हे भगवान मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं, इस तरीके के कष्ट को वो भोगता है। तो जो भी कष्ट भोगते हैं, तो ये पूर्व जन्म कर्मों पर बेस्ड है। आपकी कुंडली के अंदर कितने भी कॉम्बिनेशन हो, कि आपकी कुंडली में कितनी भी बीमारियां होने के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, मगर आप अपने इस जन्म के कर्मों पर काम करेंगे तो आप उनसे साफ बचे निकलेंगे। अब आपके पूर्व जन्म में कर्म खराब हैं जिनको भोगने के लिए इस जन्म में आप पैदा हुए, और इस जन्म में भी आप उसी तरीके के कर्म करते चले जा रहे हैं। तो आपको सफर करना पड़ेगा बहुत एक्सट्रीम लेवल पर, और ऐसी परेशानियां शरीर के अंदर हमारे आ जाएंगी जिनसे हम भोगते रहेंगे और कष्ट उठाते रहेंगे। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो आधार है वो हमारे पूर्व जन्म कर्म है। उन्हीं की वजह से हम इस जन्म के अंदर बीमार होते हैं। तो बीमारी के लिए जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हमें कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। आपकी कुंडली के अंदर ग्रह ऐसी जगहों पर जाकर बैठे होते हैं, ऐसी स्थिति में बैठे होते हैं कि उन्हें आपको बीमार करना है। उनकी जिम्मेदारी आपकी कुंडली में आपको बीमार करने की होती है। अब कौन से ग्रह आपको किस तरीके से बीमार करेंगे, उन सभी कॉम्बिनेशंस पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जो आपका बामन पुराण के अंदर मेंशन किया हुआ है कि हम यहाँ आए ही इसलिए हैं। इस जिंदगी के अंदर हमने जन्म कोई एंजॉय करने के लिए नहीं किया है। जन्म इसलिए लिया है कि हम अपने दुष्कर्मों की सजा भोगें, और भोग कर हम आगे निकल जाएं, सदकर्म करें, जिससे हमें ऐसे जीवन मरण के जो चक्र है उससे मुक्ति मिले। तो इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया है। और यहाँ पर ये भोग हमारा जीवन है, क्योंकि पंच तत्वों से केवल इंसान का शरीर बना होता है, पांच तत्वों से बना होता है हमारा। बाकी किसी का भी शरीर, जानवरों का शरीर पांच तत्वों से नहीं बना होता। हमारा शरीर बना होता है पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। और इसमें हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आकाश पार्ट है, जो कि एक इंसान के पास होता है। आकाश का मतलब बुद्धि, विवेक। बाकी किसी जानवर को कर्म करने की बुद्धि, विवेक नहीं होता, उनके शरीर के अंदर आकाश तत्व नहीं होता। तो जितने भी लोग सरवाइव करते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं, उनमें केवल इंसान ऐसा होता है जो पंच तत्वों से, पंच महाभूत से मिलकर बना होता है। उन पंच महाभूतों में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आकाश तत्व होता है, और वो आकाश तत्व आपका बुद्धि है। हमें केवल ये डिसीजन लेने की वो है लिबर्टी, बाकी जानवरों को डिसीजन लेने की लिबर्टी नहीं है। वो खाना पीना वगैरह कर सकते हैं, उनको भगवान ने दिमाग नहीं दिया कि आप किस तरीके के कर्म करेंगे, मगर हमारे पास दिमाग है। तो उन कर्मों में सुधार करके हम अपना अगला जन्म भी सुधार सकते हैं, और करंट जन्म में जो हम सफ़र कर रहे हैं उससे भी हमें मुक्ति मिल सकती है। ये मैंने इसलिए बताया है आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो अराइज होते हैं वो आपके पास आएगा रेमेडीज। अब रेमेडीज में आप इधर उधर जहां मर्जी रेमेडीज कर लीजिए,
जो भी आपको कोई रेमेडी बताता है, आप जब तक अपने कर्मों पर काम नहीं करेंगे, आपकी कोई भी रेमेडी काम करने वाली नहीं है। आपकी कुंडली के अंदर कितने ही दुर्योग हो, नेगेटिव योग हो, मगर आप कर्मों पर शुरू से ध्यान रखेंगे तो आप बड़ी से बड़ी बीमारियों से बच पाएंगे। आपका कोई भी बीमारी कुछ नहीं कर पाएगी। छोटा मोटा दुख दर्द सहकर आप उससे निकल जाएंगे। सजा तो मिलनी है, मगर वो सजा की एक्सटेंट बहुत कम होगी। अब हम शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन दूंगा और उसमें हम वन बाई वन इससे रिलेटेड बातें करेंगे। शुरू में जो हमारी बातें जनरल टाइप की होंगी, थ्योरी टाइप की होंगी, मगर आपको वो सब याद रखनी है, क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे इन चीज़ों की ज़रूरत होगी कि कौन सा ग्रह कौन सी बीमारी देता है, कौन सा भाव कौन सी बीमारी देता है, किस राशि का क्या सिग्निफिकेशन है, कौन से प्लैनेट हमारे बॉडी के किन ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से भाव किन ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सी राशि किन ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करती है। ये सब थियोरिटिकल पार्ट है, मगर इसमें हम उसी के बेस पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, उसको सब लोग कमिंग क्लासेस में रिवाइज करके आए। दूसरी बात, आप लोगों ने जब ये लाइव कोर्स लिया है तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि आप लाइव ही रहें, आप रिकॉर्डिंग पर बेस्ड ना रहें। जो रिकॉर्डिंग से कोर्स करते हैं वो फिर रिकॉर्डिंग ऑप्ट करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग में कभी भी वो चीज़ आप नहीं सीख सकते। चाहे पूरी रिकॉर्डिंग देख लें जो लाइव में सीखी जा सकती है। उसका रीज़न ये होता है कि रिकॉर्डिंग आप फास्ट करके देखोगे, कभी स्लो करके देखोगे, कभी पार्ट्स में देखोगे, तो वो चीज़ माइंड के अंदर कलेक्ट नहीं होती। तो जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है, आज जैसे फर्स्ट क्लास है तो उसमें भी अराउंड 15-16 लोग नहीं है क्लास के अंदर। तो आप जो जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग उसको लाइव क्लासेस ज्वाइन करें। आपको कोई बहुत डिफ़िकल्टी अर्जेंसी आ गई है तब कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, मगर आप ट्राई करें कि आप क्लास के अंदर आएँ, हर एक क्लास के अंदर आएँ। तो मैं अभी एक पीडीएफ यहाँ पर शेयर करूँगा और उससे मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि हम किस तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे। तो हमारा विषय है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो मैं शुरू करता हूँ सब्जेक्ट की अब। गणेश जी की आराधना से। ओम गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ। निर्विघ्ने कुरमे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। हे गणेश जी, हमारा ये कोर्स सफल हो, सभी लोग सीख कर आगे बढ़ पाएँ। मेरे कुछ अपकमिंग कोर्सेज हैं जिनके बारे में मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, और वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे मेरा बीएनएन का पीछे कोर्स शुरू हुआ, अब 1 महीने तक अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसको। तो जिसे जानकारी ना हो, ज्वाइन करना चाहे, किसी को बताना चाहे, ये 3 कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज हैं। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी और भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। इनमें से किसी भी एक एस्ट्रोलॉजी से आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। तो ये जेमिनी का मेरा 15 तारीख को कोर्स शुरू हो रहा है, और एडवांस केपी और भृगु नंदी नाड़ी का एडवांस कोर्स है, ये 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। और जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें इन्हें कर सकते हैं। ये कुछ एक मेरे वीडियो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। आपकी फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मैक्सिमम कोर्सेज हैं जो कैप्सूल की फॉर्म में अवेलेबल हैं। जो भी आप में से लोग लेना चाहें वो उन्हें ऑप्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम आज के कोर्स पर। हमारी बॉडी के अंदर जो बीमारी के लिए आयुर्वेद के हिसाब से त्रिदोषास होते हैं, 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। वैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। अब 5 तत्वों में जो आपके 3 जो मेन इंपॉर्टेंट दोष क्रिएट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आपके पित्त, कफ और वात। स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है, बीमार कौन नहीं है? जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर पित्त, कफ और वात का जो रेशो होना चाहिए, उसी रेशो में जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर ये 3 एलिमेंट हैं, वो व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ होता है। मगर इन तीनों में से कोई भी तत्व कम या ज़्यादा होने को हम बीमारी बोलते हैं। तो प्रैक्टिकली बीमारी और कुछ भी नहीं है। आपके शरीर के अंदर जो 3 मुख्य तत्व हैं, पित्त, कफ और वात, इन तीनों में से किसी भी तत्व के कम और ज़्यादा होने को बीमारी बोलते हैं। बीमारी
कि जो भी रीज़न हो, आपको चाहे बुखार है, चाहे आपको कोई और कहीं किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, शरीर में कोई पीड़ा है, कहीं दुख है, कहीं दर्द है, कोई हड्डियों का दर्द है, कोई वायु की प्रॉब्लम है, कोई पेट का दर्द है, उन सभी का कारण इन तीन तत्वों का अनबैलेंस होना है। तो हमें लाइफ के अंदर इन तीनों तत्वों को बैलेंस करके रखना होता है, और जो लोग डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, इन तीनों तत्वों को बैलेंस करते हैं, उनको कोई भी बीमारी नहीं होती। तो सबसे पहले जो, क्योंकि हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ये सब्जेक्ट है, उसमें बीमारी क्या होती है वो मैं डिफाइन कर रहा हूं। तो बीमारी का यहां पर मतलब होता है तीनों तत्वों का अनबैलेंस। चलो, जब भी ये तीनों तत्वों का बैलेंस खराब होता है तो एक्चुअली बीमारी होती है। सो देयर आर थ्री बेसिक ह्यूमर्स, ए बैलेंस ऑफ विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। एनी इम्बैलेंस लेड्स टू इलनेस। इनमें जो तत्व हैं, सबसे पहला होता है वात, जिसको पुराने समय में वायु की बीमारी कहा करते थे। जिन्हें भी आपका गठिया वगैरह होती है वो वायु की बीमारी है। हड्डियों और नर्व से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो वायु की बीमारी होती है। इसे बोलते हैं वात। इट प्रोड्यूसेस विंडी कंप्लेंट्स। वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं, जॉइंट पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, जब भी वात तत्व आपका अनबैलेंस हो जाता है बॉडी के अंदर। दूसरा होता है पित्त, जिसे हम बोलते हैं जो आपका डाइजेशन के लिए काम आता है, जो आपकी जठर अग्नि होती है बॉडी के अंदर। हम जो भी खाते हैं, जिसे हम एसिडिटी वगैरह बोलते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है, पेट के अंदर जलन हो रही है, तो इसका मतलब आपके अंदर, और ये अग्नि इसकी नेचर होती है पित्त की, हीट इसकी नेचर होती है, फायर इसकी नेचर होती है। वात की जो नेचर होती है वो एयर होती है। तो जब भी आपको एयर से रिलेटेड, आपको मालूम है पेट में कई तरीके के डिसऑर्डर होते हैं, हमारा डाइजेशन खराब होता है, तो वो सभी वात की वजह से होता है। आपको कहीं पे भी अचानक दर्द प्रोड्यूस हो गया, आपको पता ही नहीं है किस वजह से हुआ है, जो अपने स्थान बदल रहा है, वो सब वात की वजह से होता है। और दूसरा होता है हीट, जिसको हम कहते हैं शरीर के अंदर गर्मी बढ़ना, एसिडिटी बढ़ना। उसमें जो तत्व इन्वॉल्व होता है वो पित्त तत्व होता है, और इसका नेचर होता है अग्नि तत्व का और फायर तत्व का। सो इट इज कंसर्न्ड विद हीट, गर्मी से इन्फ्लेमेशन, जो भी जलन होती है, फीवर, बुखार, लिवर एंड गॉल ब्लैडर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो पित्त तत्व के अंदर आती हैं। और तीसरा तत्व आता है कफ। तो कफ का मतलब हम सब लोग समझते हैं वही यहाँ पर है, और ये एक तरीके से इसका जो नेचर होता है वो जल तत्व का होता है। वात का नेचर वायु तत्व का होता है, पित्त का नेचर जो होता है अग्नि तत्व का होता है, और कफ का नेचर जल तत्व का होता है, लिक्विड इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। तो इट इज कंसर्न विद द मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी, जो आपकी सांस की जितनी भी तकलीफें होती हैं, ठंड की वजह से जो भी बीमारी होती है, अस्थमा वगैरह, ये आपके कफ से रिलेटेड होते हैं। तो हमारी बॉडी में जितनी भी बीमारियां होती हैं इन तीन तत्वों के कारण होती हैं, वात, पित्त एंड कफ। अब इन बीमारियों को कौन कौन से प्लैनेट किस नेचर के होते हैं, तो प्लैनेट्स को भी यहाँ पर इन ह्यूमर्स से रिलेट कर दिया गया है। प्लैनेट्स एंड देयर रिलेटेड ह्यूमर्स। जो पित्त मतलब मैंने आपको बताया उसकी नेचर होती है अग्नि तत्व की या फायर नेचर होती है। और फायर नेचर के कौन से प्लैनेट हैं आपके? सूर्य फायर नेचर का प्लैनेट होता है, आपको मालूम है, उसके अंदर आग होती है। इसी तरीके से मार्स, मंगल भी फायर नेचर का प्लैनेट होता है। और जैसा मंगल होता है वैसा ही केतु होता है, जैसा कि हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, कुज और केतु एक जैसे होते हैं। तो ये तीन जो प्लेनेट हैं आपकी कुंडली के अंदर, सूर्य, मार्स एंड केतु, ये फायर तत्व को इंडिकेट करते हैं। तो ये तीनों प्लेनेट आपको पित्त से रिलेटेड बीमारियां दे सकते हैं। तो जो भी बीमारियां पित्त से रिलेटेड होंगी उनके लिए जिम्मेदार होंगे सन, मार्स एंड केतु। फिर आ जाता है कफ। तो कफ मैंने आपको बताया उसका जो मेन एलिमेंट है वो वाटर या जल तत्व का एलिमेंट है। आपको मालूम है कि जब भी कफ होता है बॉडी के अंदर, कफ सब लोग समझते हैं खांसी जुकाम, या आपका अभी ये जो वायरस से जो बीमारी आई थी कोरोना, उसके अंदर जो मेन कॉज था वो था कफ। तो ये एयर, ये वाटर एलिमेंट होता है इसके लिए मेन। और वाटर एलिमेंट के जो दो प्लैनेट्स हैं, मून तो वाटर एलिमेंट का होता ही है, और यहाँ पर एक दूसरा, वैसे जुपिटर का जो एलिमेंट होता है वो आकाश होता है, मगर बीमारियों में उसको हम वाटर एलिमेंट भी मानकर चलते हैं।
शुक्र जो है वो भी आपका वाटर एलिमेंट का प्लैनेट है, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में भी वाटर एलिमेंट का प्लैनेट है, और यहाँ पे भी वाटर एलिमेंट का प्लैनेट मानेंगे। मगर एक्सेस ऑफ कफ होगा, जब आपको बहुत ज़्यादा कफ की प्रॉब्लम है, लंग्स में बहुत ज़्यादा लोगों के पानी जमा हो जाता है, आपने सुना होगा कि लंग्स में पानी जमा हो गया, तो वो वीनस उसका कारण होता है, एक्सेसिव वाटर एलिमेंट का है। तो कफ के लिए बीमारी के लिए जो जिम्मेवार प्लैनेट होते हैं वो है जुपिटर, मून एंड वीनस। तीसरा होता है वात। वात का मतलब होता है वायु, एयर, एयर तत्व। तो एयर तत्व के जो प्लेनेट हैं वो आपका होता है शनि, सैटर्न, राहु भी एयर तत्व का प्लेनेट है, और वीनस, शुक्र एक ऐसा प्लेनेट है जो कफ भी देता है और वात भी देता है, ये दोनों तरह की डिजीज देता है। तो ये डुप्लीकेट प्लेनेट है, डबल बीमारियां देता है शुक्र। शुक्र आपको कफ नेचर की भी बीमारी देगा, वात नेचर की भी बीमारी देगा। और एक मरकरी आप जानते हो, जिसको हम कहते हैं कि बिन पैंदे का लोटा है, जिधर मर्जी लुढ़क जाता है, जिसके साथ जाएगा वैसा हो जाएगा। आपकी कुंडली के अंदर भी मरकरी की वही नेचर होती है कि हम कहते हैं नेचुरल नेचर मरकरी की जब डिसाइड करनी हो तो हम क्या बोलते हैं कि ये बेनिफिक के साथ बैठा है तो बेनिफिक हो जाएगा, मेलिफिक के साथ बैठा है तो मेलिफिक हो जाएगा। तो मरकरी आपकी कुंडली में जिस ग्रह के साथ बैठा है, जनरली सूर्य के साथ होता है तो वो पित्त नेचर की बीमारी देगा। सपोज वो जुपिटर और मून के साथ हो गया तो कफ नेचर की बीमारी देगा। सैटर्न और राहु के साथ हो गया तो वात नेचर की बीमारी देगा। तो जुपिटर आपको सभी तीन तरह की बीमारियां दे सकता है। तो हमें इनको इस तरीके से याद रखना है, लर्न करने में कुछ भी नहीं है। आपका जो अग्नि तत्व का आपका पित्त होता है तो उसमें आपको अग्नि तत्व के जो प्लेनेट हैं, आपको सबको मालूम है कि आपका सूर्य और मंगल अग्नि तत्व है, और केतु मंगल जैसा होता है। ऐसे ही जल तत्व के जो प्लेनेट हैं, मेनली चंद्रमा को हम जल तत्व का मानते हैं, शुक्र को भी मानते हैं, यहाँ पे जुपिटर को भी जल तत्व का लिया है, वो कफ की बीमारी देंगे। और वात तत्व के जो प्लेनेट हैं आपके सैटर्न एंड राहु, वो आपकी वात की या गठिया वगैरह इस तरीके की बीमारियां देंगे। मरकरी एक्चुअली सभी तरीके की बीमारियां देने में कैपेबल है। वो डिपेंड करेगा किस ग्रह के साथ बैठा है तो उसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा। ये मैंने फिर से इसको क्लासीफाई किया है प्लैनेट्स एंड ह्यूमर। तो पित्त को हम बाइल बोलते हैं, इन इसमें सन, मार्स, केतु, और यहाँ पे मैंने मरकरी को ऐड कर दिया है क्योंकि आपको पता है मरकरी भी पित्त की बीमारी दे सकता है। फिर वात को विंड बोलते हैं, इसमें सैटर्न और राहु तो मेन है, और मरकरी भी यहाँ पर ऐड हो गया। और अभी मैंने बताया था वात वीनस भी दे देता है, मून जनरली कम देता है। कफ जो है आपका फ्लैगम है, ये आपका मून और जुपिटर कब देंगे, और मरकरी और वीनस अभी मैंने बताया था ये भी कब दे सकते हैं। तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपको फाइनली याद रखना है यहाँ पे, इसलिए कफ के अंदर मैंने मरकरी को ऐड कर दिया, यहाँ पे भी मरकरी ऐड हो जाएगा वात में, और पित्त में भी मरकरी ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो वीनस है वो वात में भी ऐड हो जाता है और कफ में भी ऐड हो जाता है। तो ये प्लैनेट आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीज देते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ बेसिक रूल्स की, जिनको हम पूरी एस्ट्रोलॉजी में आगे लेकर चलेंगे। अलग अलग चीजें हम पढ़ेंगे, मगर आपको मैं रियलिटी ये बता देता हूँ, जिनको ये कॉम्बिनेशन जो ध्यान रखता है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पूरी केवल इतने कॉम्बिनेशंस के बेस पर कर सकता है। अलग अलग हम डिजीज पढ़ेंगे, अलग अलग हम कारण पढ़ेंगे, अलग अलग ऑर्गन्स पढ़ेंगे, मगर जो डिजीज देखने का सबसे बेटर वे है वो मैंने यहाँ पर कुछ एक पॉइंट नोट किए हुए हैं। उन पॉइंट को आप ध्यान देंगे तो आपको कुंडली में 1 मिनट में देखते ही पता चल जाएगा इस पर्सन को डिजीज होने वाली है। कौन सी डिजीज होगी, इसको कब होगी वो दशा अंतर दशाओं से करेंगे, मगर कौन सी होगी वो आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा, और कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा। तो यहां पर क्या होगा देखिए, फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू गिव फॉलोइंग फैक्टर्स अट मोस्ट इंपॉर्टेंस इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। इन फैक्टर्स को अपने डिजीज के डायग्नोसिस के लिए, पहचान करने के लिए कौन सी डिजीज होगी आपको सबसे इंपॉर्टेंट वो देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है। सबसे वन आपको देना है नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट। डिजीज के केस में जो लोग मेरे से पढ़ते हैं उन्हें पता ही होगा, मैं बार बार बोलता हूं कि नेचुरल मैनिफिक प्लैनेट्स आपको शारीरिक कष्ट देने में कैपेबल होते हैं, और इसीलिए उनको नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट बोलते हैं। नैसर्गिक अशुभ ग्रह इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि वो शरीर को कष्ट देते हैं। वो आपकी फाइनेंशियल स्थिति को खराब नहीं करेंगे मगर शरीर को कष्ट देंगे। तो नेचुरल मेलिफिक को आपने ध्यान से देखना है। मार्स, सैटर्न, राहु एंड केतु, यहाँ पर सूर्य को इंक्लूड मत करिए, सूर्य दे भी सकता है और बचा भी सकता है। वेन एवर दे आर प्लेस्ड वेयर एवर, ये आपकी कुंडली में जहां पर भी बैठे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसे एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट कर लीजिए। नेचुरल मेलिफिक आपकी कुंडली में जहां पर भी बैठे हैं,
वो वहां से रिलेटेड डिजीज दे सकते हैं। जिस साइन में बैठे हैं, मतलब राशि में बैठे हैं, उससे रिलेटेड डिजीज दे सकते हैं। मतलब नेचुरल मैलिफिक आपको दो तरह की डिजीज दे सकते हैं। एक तो किस भाव में बैठे हुए हैं, उस भाव से रिलेटेड डिजीज दे सकते हैं। साथ ही साथ वो किस राशि में बैठे हुए हैं, उस राशि से रिलेटेड डिजीज दे सकते हैं। जैसे कौन सा भाव कौन सी डिजीज देगा, कौन सी राशि कौन सी डिजीज देगी, उस पर अभी हम आगे जाके बात करेंगे। जैसे आपका मेष राशि एक्चुअली आपके सिर को रिप्रेजेंट करती है, हेड को रिप्रेजेंट करती है। और फर्स्ट हाउस में ही है आपका, सपोज मेष राशि है, वहां पर शनि आकर बैठ गया, तो शनि नीच का भी हो जाएगा मेष राशि के अंदर। तो वो आपका एरीज साइन के अंदर आपको सिर से रिलेटेड, पहला भाव हो गया, फर्स्ट भाव से रिलेटेड और राशि से रिलेटेड डिजीज देगा। तो नेचुरल मैलिफिक जिस भाव में बैठे हैं, बड़ा सिंपल सा है, देखिए डिजीज देखने का तरीका। आपकी कुंडली में आप नेचुरल मैलिफिक को पकड़ लो, कहाँ पे बैठा है, भाव देख लो वो, और किस राशि में बैठा है, मिला दो, आपको बीमारी पता चल जाएगी, उस व्यक्ति को वो बीमारी होगी। अब 100% होगी नहीं होगी, उसके लिए हमें और एनालिसिस करना पड़ेगा, मगर उस बात की पॉसिबिलिटी है, इतना आप देख के बता सकते हो 1 मिनट के अंदर। कि सपोज मार्स 5वें भाव के अंदर आकर बैठ गया, 5th हाउस के अंदर आकर बैठ गया, और वो सपोज 3 साइन के अंदर आके बैठ गया, जेमिनाइन साइन के अंदर आकर बैठ गया, तो 5वें भाव से रिलेटेड डिजीज पकड़ लीजिए कौन सी होती है, और जेमिनाइन साइन से रिलेटेड डिजीज कौन सी होती है, आपको वो डिजीज दे देगा। तो हम इस तरीके से उसको फाइंड आउट करेंगे। दूसरा, यहाँ पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कंबस्ट प्लैनेट्स, जो भी प्लैनेट कंबस्ट होते हैं वो अपने सिग्निफिकेशंस, जिस भाव में कंबस्ट होते हैं, जिस राशि में कंबस्ट होते हैं, उससे रिलेटेड डिजीज दे सकते हैं। तो आपको नंबर 1 तो नेचुरल मैलिफिक को पकड़ना है। नंबर 2 आपको ये पकड़ना है कोई प्लेनेट आपकी कुंडली में कंबस्ट तो नहीं है, उसे भी नोट कर लीजिए, किस भाव में बैठा हुआ है उसे नोट कर लीजिए। नंबर 3, डेबिलिटेड प्लैनेट्स गिव डिजीज इवन नीच भंग इज टेकिंग प्लेस। यदि नीच के ग्रह आपकी कुंडली के अंदर है, कहीं पर भी बैठे हुए हैं, आप नीच भंग बिल्कुल मत देखिए। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की थोड़ा हम डीलिंग डिफरेंट करेंगे बाकी सभी से, कि नीच के ग्रह आपका, वो चाहे उसका नीच भंग हो रहा हो, मगर वो आपको बीमारी दिए बगैर नहीं जाएगा। आपकी कुंडली के अंदर जो भी नीच का ग्रह है, वो जिस राशि में नीच का हो रहा है उस राशि से रिलेटेड, जिस भाव में नीच का हो रहा है उस भाव से रिलेटेड, और अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन से रिलेटेड आपको डिजीज देकर जाएगा। शॉर्ट डिजीज देकर जाएगा। केवल कुछ केसेस में नहीं देगा, उस पर हम बाद में बात करेंगे, मगर अभी आप ये मानकर चलें कि वो डिजीज देगा। फोर्थ वन कॉम्बिनेशन है प्लैनेट्स प्लेस्ड इन 6 से 12 हाउस, 6ठे 8वें 12वें भाव के अंदर। इसलिए अच्छा नहीं माना जाता, जनरली ऐसा माना जाता है 8वां और 12वां भाव खाली होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। 6th हाउस में तो खैर प्लेनेट हो सकते हैं, सारे खराब नहीं होते, क्योंकि 6th हाउस के कुछ सिग्निफिकेशन बहुत जरूरी होते हैं। मगर 8वें और 12वें भाव के लिए कहा जाता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की टर्म्स में कि यदि ये दोनों भाव खाली हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है। तो आपकी कुंडली के 6ठे 8वें 12वें हाउस में यदि कोई प्लेनेट यदि खुद के राशि में भी बैठा हुआ है, अपनी स्वय राशि में भी बैठा हुआ है, तभी भी वो डिजीज देगा डेफिनेटली। जो साइन वहां पर है उस राशि और अपने उस भाव से रिलेटेड डिजीजेस को डेफिनेटली देगा। तो मैंने लिखा है, देखिए, प्लेनेट प्लेस्ड इन 6, 8, 12 हाउस इवन इन ओन साइन will give disease related to sign in which they are placed and lordship houses। तो जिनमें वो बैठे हुए हैं अपने लॉर्डशिप हाउसेस से रिलेटेड भी वो बीमारियां आपको देंगे। मगर इसमें कुछ एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है। मार्स 6th हाउस का कारक होता है। मार्स यदि 6ठे भाव में बैठा हुआ है तो वो आपको उतनी डिजीज देने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। शनि आपके 8वें भाव का कारक होता है, तो सैटर्न 8th हाउस के अंदर डिजीज नहीं देगा। और वीनस आपका 12th हाउस के अंदर डिजीज नहीं देगा, लेस प्रॉब्लमेटिक होता है। वीनस केवल सर्टेन केसेस में ही डिजीज देता है, वो मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। यदि एक्वेरियस या कैप्रिकॉन साइन हो 12th हाउस में तो देगा, अदरवाइज वीनस भी 12th हाउस में देगा नहीं। काल पुरुष की कुंडली में वहां पर उचका हो जाता है। और ऐसे ही आपका सैटर्न 8th हाउस का नेचुरल कारक है, और ये आपका मार्स 6th हाउस का भी कारक होता है। तो मार्स यदि 6ठे भाव के अंदर बैठा हुआ है तो डिजीज नहीं देगा। सैटर्न 8वें भाव में बैठा है और शुक्र 12वें भाव में बैठा है तो नहीं देगा। बाकी सारे ही प्लैनेट जब 6, 8, 12 के अंदर आएंगे तो जिस उन भाव से रिलेटेड, अपनी लॉर्डशिप से रिलेटेड, और जिस राशि में वो बैठे हैं उनसे रिलेटेड डिजीज देने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। 5th वन जो कॉम्बिनेशन आपको देखना है, प्लैनेट इन आर के आर बैड फॉर हेल्थ। आर के का मतलब राहु केतु एक्सिस, जो राहु के साथ हो या केतु के साथ हो पकड़ लीजिए, वो भी आपको डिजीज देगा।
तो हम इकट्ठा किए जा रहे हैं। नेचुरल मेलिफिक डिजीज देते हैं। नंबर 2 हमने किया जो आपके प्लेनेट कंबस्टेड है, जो नीच के हो रखे हैं, वो भी डिजीज देंगे। 6-8 बारे में बैठे हैं, वो भी डिजीज देंगे। ये सारी खराब स्थिति है प्लेनेट्स की। फर्दर जो राहु केतु एक्सिस पे हैं, जिन्हें हम पीड़ित बोलते हैं, ये सब पीड़ित होते जा रहे हैं। देखिए, अब आप इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये याद कर लीजिए पीड़ित है। तो पीड़ित है, अब उसमें जितना ज्यादा पीड़ित होगा उतनी ज्यादा डिजीज देगा। ये भी ध्यान रखना कि वो नीच का भी हो रखा है, राहु केतु एक्सिस पे भी हो रखा है, तो और भी परेशानी दे देगा आपको। इसी तरीके से कंबस्ट भी हो रखा है, राहु केतु एक्सिस पे भी आ गया, या 6-8 बारे में आ गया, तो और भी ज्यादा बीमारी देने की पॉसिबिलिटी है। मेलिफिक भी है, वो अशुभ ग्रह भी है, और फिर वो आपका इस तरीके से राहु केतु एक्सिस पर आ गया, तो डबल अशुभता होगी। तो हमको इस तरीके से ध्यान रखना है। फर्दर छठा पॉइंट, 6th, 8th एंड 12th लॉर्ड शुड नॉट बी स्ट्रोंगर देन लग्न लॉर्ड। छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी लग्न लॉर्ड से ज्यादा स्ट्रोंगर नहीं होना चाहिए। इवन जो लोग अष्टक वर्ग पढ़ते हैं, अष्टक वर्ग में भी हम ये पढ़ाते हैं कि अष्टक वर्ग में भी जो आपका यदि 6-8-12 के अंदर बिंदु ज्यादा हो लग्न से, तो व्यक्ति जिंदगी में ज्यादातर बीमार रहता है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको स्वस्थ रहना है, तो आपका लग्न लॉर्ड जो है 6 से 12th लॉर्ड से स्ट्रोंग होना चाहिए। अब स्ट्रोंग निकालने के कई तरीके होते हैं। आप षडबल देख सकते हो, षडबल सभी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है। तो यदि लग्न लॉर्ड 6 से 12 लॉर्ड से यदि स्ट्रोंगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आपको बीमारी होने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेगी। तो 6, 8, 12 लॉर्ड शुड नॉट बी स्ट्रोंगर देन लग्न लॉर्ड। इफ दे आर स्ट्रोंगर विल कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। आगे जाके मैं बताऊंगा आपको, ये सारे कॉम्बिनेशन फेल हो जाते हैं यदि आपकी कुंडली की लग्न और लग्न लॉर्ड स्ट्रोंग है। आपको कोई बीमारी नहीं होगी। लग्न और लग्न लॉर्ड आपकी लड़ने की ताकत है। लग्न और लग्न लॉर्ड स्ट्रॉन्ग लेकर आए हो, इसका मतलब आप मजे करने आए हो इस जिंदगी के अंदर। और लग्न और लग्न लॉर्ड वीक लेकर आए हो, तो आप समझ लीजिए जिंदगी के अंदर आप स्ट्रगल करने आए हो। आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड स्ट्रगल होगी और सभी तरीके की स्ट्रगल होगी। तो आपकी लग्न और लग्न लॉर्ड आपको बता देगी कि आपने पूर्व जन्म में किस तरीके के कर्म किए हैं। जिसकी लग्न और लग्न लॉर्ड स्ट्रांग होती है, समझ लीजिए वो व्यक्ति अच्छे कर्म करके है। बाकी किसी प्लेनेट को देखने की जरूरत नहीं है आपको कुंडली में। जहां मर्जी बैठे हो, लग्न और लग्न लॉर्ड उनको मार मार के काम ले लेंगे। यदि आपका लग्न लॉर्ड स्ट्रांग है, लग्न स्ट्रांग है, तो आपका कोई भी प्लेनेट कहीं भी जाकर बैठ जाए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यदि आपका लग्न और लग्न लॉर्ड वीक है, तो आपकी कुंडली के अंदर कितने ही राजयोग हो, एक भी फल नहीं मिलने वाला आपको। कोई फल नहीं मिलेगा। आपकी बॉडी के अंदर ताकत ही नहीं है उनसे काम लेने की। तो यहाँ पर भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका लग्न और लग्न लॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऑल्दो इन सब चीज़ों पर एक एक करके हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। 7th पॉइंट, जो रेट्रोगेट प्लैनेट से ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा रेट्रोगेट प्लैनेट को वेटेज देते हैं। तो आप देते हैं, वो आपकी बात ठीक है, मगर जो मेरा सिंपल ओपिनियन है वो है रेट्रोगेट प्लैनेट को हेल्थ रिलेटेड मैटर्स के अलावा आपको कोई ज़्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं है। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में रेट्रोगेट प्लैनेट यदि बेनिफिक है, मेलिफिक है, वो सारे ही खराब होते हैं। रेट्रोगेट प्लैनेट आपका हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में सारे ही बेनिफिक हो या मेलिक हो, सभी खराब होते हैं। कोई भी आपका प्लैनेट ठीक नहीं होता। एक मिनट, ये साउंड की कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं। साउंड की कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं सर, नहीं सर, मुझे तो नहीं। क्लियर है सर। नहीं नहीं सर। ठीक है। मैम आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप फिर से ज्वाइन कर लें एक बार। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, हम हमेशा, मैं भी कुंडली आपके सामने लगा कर भी देखूंगा, और हम एंड में हर एक क्लास में 1-2 केसेस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये मोर प्रैक्टिस बेस्ड है। कॉम्बिनेशन में इसलिए दे रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो रेट्रोगेट प्लैनेट पर बड़ा ध्यान देना है। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में ऐसा कहा जाता है कि जो भी रेट्रोगेट प्लैनेट हैं, ध्यान से समझो, ये आपको आपके पूर्व जन्म में कुछ एक कर्मास आपने इनकम्प्लीट छोड़ दिए हैं जो आपको कर लेने चाहिए थे, इसलिए आपकी कुंडली में वो प्लेनेट रेट्रोगेट आए हैं। अब रेट्रोगेट आए हैं तो उनकी आपको, मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की टर्म्स में भी बात कर रहा हूँ, उनकी आपको यहाँ पर सजा भी भोगनी पड़ेगी। क्योंकि आप अधूरा काम छोड़कर आए हो, तो उसकी सजा किसी न किसी तरीके से भोगनी पड़ेगी। या तो उनसे रिलेटेड काम आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और उससे रिलेटेड आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा।
आप दिन रात मेहनत करोगे मगर एंड में रिजल्ट आपको लगेगा कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से बीमारियां भी आपको उनसे रिलेटेड जरूर मिलने वाली हैं। 8th पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आधी जो हमारी बीमारी होती है वो मन की बीमारी होती है। मन की हार को हार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है मन का हारा सब हारा, और मन का जो जीता है वो सब जीत जाता है। मन कौन है? चंद्रमा। आपको बड़ी से बड़ी बीमारी है, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, उनको कितनी भी बड़ी समस्या हो वो ना किसी को बताते हैं और ना कोई, वो इतना हो हल्ला मचाते हैं और उसे सहन करते रहते हैं और ज़िंदगी को आराम से आगे बढ़ाते रहते हैं, दूसरे लोगों के सामने नहीं लेकर आते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें जरा सी कोई भी समस्या आएगी तिल का ताड़ बना देते हैं वो हर तरीके से, या तो डॉक्टर के ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, एडमिट करा दो, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, और वो बहुत बड़ा मान लेते हैं। और ये सारा खेल होता है चंद्रमा का। तो आपका यहाँ पर बीमारियों में चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है, रिकवरी में बहुत बड़ा रोल है। आपने सुना होगा कि बहुत लोगों की ऐसे इच्छा ही नहीं होती रिकवर करने की, और बहुत लोग बहुत ऐसी कंडीशन से रिकवर करके जिंदा होकर बच के चले आते हैं, क्रिटिकल कंडीशन से, और डॉक्टर कहते हैं कि इसकी विल पावर ने इसको बचा लिया। अब विल पावर कुछ भी नहीं है, इट इज द मून ओनली। चंद्रमा आपकी विल पावर को इंडिकेट करता है। तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली में वीक मून हो, चंद्रमा कमजोर है, वो बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। मेंटल रीजन हो जाता है, और मेंटल रीजन भी बीमारी का बहुत बड़ा कारण होता है। उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं, पॉइजनस हार्मोन्स पैदा होते हैं, आपके जो तीनों तत्व हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। जब मून चंद्रमा कमजोर होता है तो आपका जो कफ तत्व है वो डिसबैलेंस हो जाता है, और एक भी तत्व डिसबैलेंस होने से आपका तीनों का जो रेशो है वो खराब होता है, और उससे आपकी बॉडी के अंदर बीमारियां आती हैं। और मून को हम कमजोर यहाँ पर कम मानेंगे, पक्ष बल में कमजोर हो और 6-8 12 में रखा हो चंद्रमा। लॉन्जिविटी में मैं कराऊंगा बाद में, लॉन्जिविटी आपने की तो 6-8-12 में जो चंद्रमा होता है वो बेसिकली बाल अरिष्ट योग देता है। जिसकी कुंडली में 6-8-12 में चंद्रमा बैठा हो तो ये माना जाता है कि उस बच्चे की पुराने जमाने में जन्म के साथ ही कुछ एक दिनों में ही मौत हो जाया करती थी, इतना ज़्यादा खराब माना जाता है। और पक्षबल में जब कमजोर हो, पक्षबल का मतलब जब भी चंद्रमा सूर्य से 96 डिग्री से ज़्यादा डिस्टेंस पे होना चाहिए डिग्री वाइज, कम से कम 3-4 घरों का डिफरेंस होना चाहिए सूर्य और चंद्रमा में। वैसे कहते हैं अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर आपका कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा बली होता है, और इसके बाद वो वीक हो जाता है। तो हम ये मानकर चलेंगे कि यदि चंद्रमा किसी का पक्ष बल में वीक है और 6-8-12 में रखा है तो वो डिजीज का बहुत बड़ा कारण बनेगा। 9th कॉम्बिनेशन है स्ट्रॉन्ग, ध्यान से देखिएगा इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का सबसे मुख्य बिंदु है, पूरी एस्ट्रोलॉजी का सबसे मुख्य बिंदु है कौन आदमी कितना सक्सेसफुल होगा, कितनी बीमारियों से बचेगा और उसको लड़ने की कितनी ताकत होगी, खराब से खराब स्थिति से भी वो बाहर निकल कर आएगा। वो ये है स्ट्रॉन्ग लग्न लॉर्ड एंड सन प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, एंड वीक लग्न एंड लग्न लॉर्ड मेक पर्सन प्रोन टू डिजीज। जिसकी लग्न लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, लग्न भी मान लीजिए आप, वो पर्सन डिजीज से लड़के बाहर आ जाएगा, या होगी ही नहीं उसे मानकर चलो आप, कितने भी खराब कॉम्बिनेशन है। सूर्य भी स्ट्रॉन्ग है, एक्चुअली वो आपकी ऊर्जा का कारक सूर्य है मानकर चले। यहाँ पर आप जो भी, हम यहाँ पर इस संसार के अंदर जो भी जीव हैं वो सभी सूर्य की वजह से हैं। सूर्य नहीं होगा तो इनमें से एक भी जीव बच ही नहीं सकता। तो सूर्य भी जिसका स्ट्रॉन्ग है कुंडली के अंदर, षडबल के अंदर सूर्य जनरली स्ट्रॉन्ग होता है। ध्यान रखना आप, ज्यादातर लोगों की कुंडलियों में आप देखोगे तो 30-40% की कुंडलियों में सूर्य स्ट्रॉन्ग होता है, और सूर्य को स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा, नहीं आप बीमारियों से ग्रसित रहेंगे। ये दोनों जिसके स्ट्रॉन्ग है उसे बीमारी नहीं होती। 10th पॉइंट, planet give disease related to its own significations, भावा influenced by it and sign in which it is placed। इस नियम को दिमाग के अंदर रख लीजिए कि कोई भी ग्रह कौन सी बीमारी देगा, आपको पता लग गया ये ग्रह बीमारी दे रहा है। अभी हम देखेंगे कैसे पता चलेगा बीमारी देगा, आप कौन सी देगा। सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा, आप भी मेरे से कहेंगे कि सर पता कैसे चलेगा कौन सी बीमारी है। पता ऐसे चलेगा कि वो ग्रह, उसके सिग्निफिकेशंस कौन से हैं, किन अंगों को, किन पार्ट्स को वो रिप्रेजेंट करता है, फिर किस भाव में बैठा है।
तो उस भाव से रिलेटेड डिजीज दे सकता है, और किस राशि में बैठा है। तो सारा का सारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इन 3 कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ेगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो मैंने अभी पॉइंट बताए, इसके अलावा एक भी इसमें बिंदु नहीं आएगा। कुछ एक मैं पॉइंट और बताऊंगा, करेंगे इन्हीं को हम कॉम्बिनेशन आगे पीछे कर कर के, कि किस प्लेनेट का कौन सा सिग्निफिकेशन है, किस राशि के कौन से सिग्निफिकेशन है। तो एक प्लेनेट अपने सिग्निफिकेशन से रिलेटेड बीमारी देगा, एक प्लेनेट जिस भाव में बैठा है उससे रिलेटेड बीमारी देगा, एक प्लेनेट जिस राशि में बैठा है उससे रिलेटेड बीमारी देगा। ये तो होगी कौन सी बीमारी, कब देगा उस क्वेश्चन को हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले कौन सी बीमारी देगा वो। स्ट्रॉन्ग प्लेनेट एंड बेनिफिक प्लेनेट्स आर गुड फॉर हेल्थ, इसलिए बेनिफिक बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग प्लेनेट और बेनिफिक प्लेनेट आपके गुड हो जाते हैं, हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं, वो आपको रिकवरी देते हैं। उल्टा बीमार हो गए तो उनसे बचाने का काम गुरु जुपिटर करेंगे, हर एक केस में नहीं करेंगे, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। जुपिटर को आपको लग्न वाइज भी देखना पड़ेगा, मगर जुपिटर आपको बचाएगा जरूर, ये श्योर है। जुपिटर आपको बचाएगा जरूर, लग्न के हिसाब से आपकी कुंडली के लिए वो फंक्शनल मेलिफिक है तो वो बीमारी भी दे सकता है, मारक है तो बीमारी भी दे सकता है, मगर ज़्यादातर लोगों को जुपिटर बचाएगा, शुक्र बचाएगा आपका। यदि मरकरी भी यदि बेनिफिक हो रखा है आपकी कुंडली के अंदर तो वो भी आपको सेव करेगा। और जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट जितने भी होते हैं, मजबूत जो बली प्लैनेट होते हैं, वो भी आपको डिजीज जनरली नहीं देते। तो स्ट्रॉन्ग और जो भी बेनिफिक प्लैनेट हैं वो डिजीज से हमें सेव करते हैं। फर्दर डिजीज विल टेक प्लेस रिलेटेड टू भाव एंड राशि इन विच मेलिफिक आर प्लेस्ड। ये मैं बता ही चुका हूं कि जिस भाव और राशि में मेलिफिक बैठे हैं उससे रिलेटेड डिजीज होगी। इफ मेलिफिक आर इन ओन साइन और एक्सॉल्टेड विल नॉट गिव डिजीज, ये ध्यान रखना। यदि अशुभ ग्रह भी अपनी राशि में और उच्च के होकर बैठे हैं तो वो डिजीज नहीं देंगे। स्ट्रॉन्ग हो गए, ऊपर वाले पॉइंट को ही बता रहा हूं। स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स, स्ट्रॉन्ग कौन होता है, स्वयं राशि में बैठा हुआ और एक्सोल्टेड प्लेनेट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो मेलिफिक प्लेनेट यदि 6-8-12 में बैठे हैं तो देंगे, बाकी किसी भी भाव के अंदर वो स्वयं राशि में या उच्च के होकर बैठे हैं तो वो कोई भी डिजीज नहीं देंगे। बट इफ दे आर इन 6 or 12 दे विल गिव हेल्थ इश्यूज इवन इफ दे आर इन ओन साइन। 6, 8वें 12वें भाव में आपको नहीं बख्शेंगे। मेलिफिक प्लेनेट यदि 6-8-12 में अपनी भी राशि में बैठे हैं तभी भी आपको डिजीज देंगे, वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। फर्दर डिजीज स्टार्ट कब होगी, इन दशा ऑफ मेलिफिक प्लेनेट, अशुभ ग्रहों की दशा में, मारक प्लेनेट की दशा में, बाधक प्लेनेट की दशा में, छिद्र ग्रह की दशा के अंदर डिजीज पैदा होगी हमेशा। तो डिजीज किसकी दशा में होगी, मेलिफिक प्लेनेट्स। अब यहां पे मैं मेलिफिक लिख दिया, बस मैंने नेचुरल और फंक्शनल नहीं लिखा है, क्योंकि ये फंक्शनल मेलिफिक की दशा में भी डिजीज हो सकती है स्टार्ट। नेचुरल की में तो हो ही सकती है, मगर फंक्शनल मेलिफिक भी आपको डिजीज दे सकता है। 8th लॉर्ड है आपका, वो चाहे जुपिटर है तभी भी डिजीज देगा, 8th लॉर्ड चाहे शुक्र है तभी भी डिजीज देगा। तो नेचुरल हो या फंक्शनल, मेलिफिक की दशा में डिजीज होगी। मारक, मारक पे मैं आपको बताऊंगा पूरा। तो मारक प्लैनेट बहुत सारे होते हैं, वो भी डिजीज देंगे अपनी दशा में। बाधक प्लैनेट भी आपको डिजीज देंगे। बाधक कौन से होते हैं, चर लग्न की कुंडलियों में 1, 4, 7, 10 जिनकी लग्न है उनके लिए 11th लॉर्ड बाधक हो जाता है, 11वें भाव का स्वामी, नॉट प्लैनेट इन 11th हाउस। फिर जिनकी स्थिर लग्न होती है 2, 5, 8, 11, जिनकी लग्न में 2 साइन है, 5 साइन है, 8 साइन है, 11 साइन है, उनके लिए 9th लॉर्ड आपकी कुंडली का नवेश, जिसे भाग्येश बोलते हैं, वो बाधक ग्रह बनता है। इसी तरीके से जिनकी कॉमन साइन है या डुअल साइन है, द्विस्वभाव राशि है, उनके केस में 7th लॉर्ड सप्तमेश, वो आपका मारक भी हो गया और बाधक भी हो गया, डबल हो गया। तो सप्तमेश ज़्यादा खराब होता है द्विस्वभाव लग्न के लोगों के लिए, तो उसकी दशा के अंदर आपके बीमार होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। देखिए मारक भी है और बाधक भी है। छिद्र ग्रह दशा, जनरली 8वें भाव से लिंक्ड ग्रहों को छिद्र ग्रह बोलते हैं। वो भी मैं आपको कमिंग क्लास में बता दूंगा इन सभी चीज़ों को, कि मारक कौन सा है, बाधक कौन सा है, छिद्र ग्रह कौन सा है। और यदि नहीं तो मैं आपको वीडियो दे दूंगा, क्योंकि लॉन्जिविटी का पार्ट है, उसको भी आप देख लेना। ये मैंने कुछ एक एडवर्स आपको फैक्टर बताए, तो इनको मोटा मोटा मैं रिवाइज करा देता हूँ। मोटा मोटा आपने कुछ भी ध्यान नहीं रखना। बेसिकली आपको पता है कोई प्लेनेट कब पीड़ित होता है, बस इतना ध्यान रखना है। पीड़ित प्लेनेट आपको बीमारियां देगा। एक सेंटेंस में मैं कहूं तो कौन बीमारी देगा, पीड़ित। पीड़ित कौन होता है, नीच का है वो पीड़ित है, कंबस्टेड है वो पीड़ित है, रेट्रोगेट है वो पीड़ित है, 6, 8, 12 में जाकर बैठ गया वो पीड़ित है।
तो ये पीड़ित प्लैनेट हैं, यही आपको क्या करेंगे, बीमारियां देंगे, इन्हीं को बीमारी देने की जिम्मेवारी है। तो जो पीड़ित है, राहु केतु एक्सिस में जो प्लैनेट बैठा हो वो पीड़ित है, तो ये सब बीमारियां देंगे। कौन सी देंगे, दूसरा क्वेश्चन, कौन सी देंगे? वो देंगे जो खुद के नेचुरल सिग्निफिकेशंस की, जिस भाव में बैठे हैं उससे रिलेटेड और जिस राशि में बैठे हैं उससे रिलेटेड वो बीमारियां देंगे। वो कब देंगे, कब देंगे? जब बेसिकली यदि वो या तो बाधक प्लैनेट बन रहे हैं, या तो मारक प्लैनेट बन रहे हैं, या आपका छिद्र ग्रह बन रहे हैं, तो उनकी दशा और अंतरदशा जब भी आएंगी तो उस पर्सन को बीमारी होगी। क्योंकि प्लैनेट जो बीमारी देगा तो वो दशा में तो अपनी में ही देगा, किसी और की दशा में तो दे नहीं सकता। तो जिन प्लैनेटों को हमने लिया है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, वो आपका बाधक भी बन रहा है तो डेफिनेटली वो डिजीज देगा। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट है वो आपका मारक भी बन रहा है तो वो डिजीज देगा। तो इन दो क्वेश्चन को हम बाइफरकेट करते हैं। मैं फिर से शॉर्ट में बोलता हूं, पीड़ित ग्रह यदि वो आपका मारक बन रहे हैं, बाधक बन रहे हैं, या फिर वो छिद्र ग्रह बन रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, मारक बन रहे हैं, बाधक बन रहे हैं, छिद्र ग्रह बन रहे हैं, या वो आपका नेचुरल मेलिफिक भी है या मेलिफिक है, पीड़ित हैं और साथ में, तो वो आपको डेफिनेटली अपनी दशा और अंतरदशा के अंदर डिजीज देंगे। कितनी बड़ी डिजीज होगी, कैसी होगी, मार देंगे या बचा लेंगे, वो सब निर्भर करेगा आपकी लग्न और लग्न लॉर्ड पर, सूर्य पर। यदि आपकी कुंडली का सूर्य और लग्न लॉर्ड स्ट्रोंग है तो किसी के अंदर ताकत नहीं कि वो आपको बीमार कर दे। जो लोग कभी बीमार नहीं होते वो कहते हैं कि हम तो कभी बीमार ही नहीं हुए। देखिए, आपने सुना होगा हमारी एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर मात खाती है। मात इसलिए खाती है, हम पूरी चीज़ों को लगाते नहीं। मारक की दशा तो हर एक की कुंडली में आती है, बाधक की दशा हर एक की कुंडली में आती है, मेलिफिक की दशा हर एक की कुंडली में आती है। प्लैनेट भी 6-8-12 में कोई न कोई बैठा ही होता है किसी की में। रेट्रोग्रेड प्लैनेट भी होता है, कंबस्टेड भी होते हैं, डेबिलिटेड भी होते हैं। मगर ऐसे बहुत सज्जन देखे होंगे आपने अपने घरों में भी, पुराने लोगों को देखे होंगे जिन्हें ना कभी जुकाम हुई ना कभी खांसी हुई, और वो हष्ट पुष्ट और मस्त होते हैं हमेशा। अब आप देखो उनकी लग्न की स्थिति क्या है, उनके लग्न लॉर्ड की स्थिति क्या है। सारा कुछ लग्न और लग्न लॉर्ड पर डिपेंड करता है। यदि आपकी लग्न और लग्न लॉर्ड स्ट्रोंग है, नहीं तो आपका सूर्य स्ट्रोंग होगा, तो आपकी कुंडली के अंदर कितने भी दुर्योग हो, अरिष्ट योग हो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो हमें ऑलवेज लग्न और लग्न लॉर्ड को एनालाइज करना चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति के बारे में आप कुंडली को किसी भी बारे में एनालाइज कर रहे हो, उसके आपने देख लिए मेरी तो योग कारक की दशा थी जी, बड़ी खराब गई। अरे योग कारक तो आपने देख लिया, आप उसकी लग्न और लग्न लॉर्ड तो देखिए। यदि लग्न में ताकत नहीं है, लग्न लॉर्ड में ताकत नहीं है, तो कोई योग कारक नहीं है आपके लिए। लग्न में ताकत नहीं है, लग्न लॉर्ड में ताकत नहीं है, तो कोई राजयोग नहीं है आपकी कुंडली में। आप ढूंढिए ही मत उन्हें, क्योंकि वो आपको फल देने में कैपेबल नहीं होंगे, क्योंकि लग्न ही फल निकालती है। अब आ जाते हैं एडवर्स फैक्टर 2। ये वो बताया था मैंने, एडवर्स फैक्टर 1। एडवर्स फैक्टर 1 या बेसिक रूल्स आपको क्या क्या देखना है। अब हम बात करेंगे एडवर्स फैक्टर 2 की। तो ये स्पेशल फैक्टर हैं, ये आपको हर कोई नहीं कराएगा। जो ज़्यादातर आपको जो एस्ट्रोलॉजिकल वो कराते हैं, वो कॉम्बिनेशन ऊपर ऊपर मोटे मोटे करा देते हैं। पर मेरी कोशिश है मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं, थियोरिटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। हम इसके बाद एक कुंडली करेंगे। इसमें क्या होता है कि हर एक प्लेनेट के उपग्रह होते हैं एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी के अंदर। मैं सभी उपग्रहों पर बातें नहीं करूंगा। आप जानना चाहें तो मेरा एक वीडियो है अप्रकाशित ग्रह का, उसे देख सकते हो। जैसे आपके राहु और केतु होते हैं, तो राहु केतु को तो इतना ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है, और आजकल मॉडर्न टाइम में कुछ ज़्यादा ही वेटेज दे दिया गया है। इसी तरीके से और बहुत सारे बिंदु होते हैं आपकी कुंडली के अंदर, और उन बिंदुओं को हम अप्रकाशित, उनकी कोई लाइट नहीं होती जैसे राहु केतु की नहीं होती, वो भी बिंदु हैं, वो अप्रकाशित ग्रह होते हैं। हेल्थ मैटर्स में उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और उसमें खास तौर से जो शनि के दो पुत्र हैं, गुलिका और मांदी, और गुलिका और मांदी के बारे में कंट्रोवर्सी है। बहुत लोग कहते हैं दोनों सेम होते हैं, बहुत लोग कहते हैं दोनों एक होते हैं। पर हम उसको, जो भी है आपकी कुंडलियों में सॉफ्टवेयर के अंदर दोनों दिए होते हैं, उसको कैलकुलेट भी किया जा सकता है। जो लोग इंटरेस्टेड हो वो मेरे वीडियोस देख सकते हैं गुलिका और मांदी कैलकुलेशन के। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप सोचो कि भाई गुलिका आया, अब ये क्या होता है, आप जानना चाहते हो तो जान सकते हो, मगर यहाँ पर मैं उस पर ज़्यादा वो टाइम नहीं दूंगा। तो गुलिका और मांदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है जब भी हम हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अदर देन नेचुरल फंक्शनल बेनिफिक एंड मेलिफिक प्लैनेट, फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स, इन्हें कभी ना भूलें। फर्स्ट वन है गुलिका एंड मांदी, बोथ आर मेलिफिक पॉइंट, ये अशुभ पॉइंट होते हैं आपकी कुंडली में।
इन द कुंडली आर कंसिडर्ड एज सन ऑफ सैटर्न। ये शनि के दो पुत्र माने जाते हैं। एज पर पाराशर बोथ आर सेम पॉइंट, पाराशर इन्हें सेम मानते हैं मगर और ऋषि इन्हें सेम नहीं मानते। दे गिव मेलिफिक रिजल्ट ड्यू टू देयर प्लेसमेंट एंड एसोसिएशन। ये जहां पर भी बैठ जाते हैं उससे रिलेटेड ये अशुभ रिजल्ट देते हैं। जो प्लेनेट इनके साथ बैठ जाता है वो भी खराब कर देते हैं उसे भी ये। दे आर मैथमेटिकली कैलकुलेटेड पॉइंट, ये पॉइंट है जैसा राहु और केतु है इसी तरीके से ये भी मैथमेटिकली कैलकुलेटेड पॉइंट है, इनको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। रिजल्ट ऑफ गुलिका एज अप्रोप्रिएट टू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, तो यहाँ पर गुलिका के जो रिजल्ट हैं, गुलिक भी बोलते हैं इसको, गुलिका भी बोलते हैं। देखिए ये मेलिफिक है, तो मेलिफिक का एक नियम है आपका एस्ट्रोलॉजी में, उपचय हाउसेस के अंदर मेलिफिक प्लैनेट अच्छे रिजल्ट देते हैं और अनुपचय हाउसेस जो उपचय नहीं है वहां पर मेलिफिक प्लैनेट खराब रिजल्ट देते हैं। तो ये क्या लिख रहा है देखिए, दे प्रमोट हेल्थ वैन इन 3, 6, 10, 11। ये उपचय हाउसेस कहलाते हैं, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां। तो गुलिका और मांदी यदि 3, 6, 10, 11 में अवेलेबल है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। 3, 6, 10, 11 में यदि गुलिका या मांदी आपकी कुंडली के अंदर है तो आप ध्यान रखिएगा वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है। मगर बाकी कहीं भी बैठे हैं तो कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम देते हैं ये मैंने बताया हुआ है, पर आप ये नहीं भी प्रॉब्लम याद रहती है। देखिए लर्निंग से तो एस्ट्रोलॉजी होगी नहीं, आपको मोटा मोटा आइडिया रखना है। आप गुलिका और मांदी को जरूर देखें, सभी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है। एस्ट्रोसेज में ज़्यादातर चीज़ें नहीं होती हैं, आप ज्योतिष ऐप यूज़ करें यदि आप यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत बेटर और बेस्ट ऐप है। एस्ट्रोसेज यूज़ करने में आसान लगता है, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं मगर वो सबसे कम चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल हैं। तो गुलिका और मांदी आप देखेंगे तो यदि फर्स्ट हाउस में आ जाती है तो आपको हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब करेगी वो। सेकंड हाउस में डिसेबिलिटी तक क्रिएट कर देती है। फोर्थ हाउस में डिजीज बॉडी विद एक्सेस ऑफ वात एंड पित्त। फिफ्थ हाउस में आपका शॉर्ट लाइफ्ड एंड इम्पोर्टेंट बना देती है 5वें भाव के अंदर मांदी। देखिए मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, पुरुष जातक की फिफ्थ हाउस के अंदर यदि मांदी आ जाए तो ध्यान रखना उसको संतान प्राप्ति में डिफिकल्टी होगी, होगी नहीं होगी तो बहुत मुश्किल से संतान प्राप्ति होगी। उसका रीज़न है वो उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट बना देती है। मैरिड लाइफ में जो पुराने लोग थे वो एक्चुअली गुलिका चेक किया करते थे पुरुष जातक की कुंडली के अंदर मैरिज से पहले, मैच मेकिंग में। फिफ्थ हाउस के अंदर गुलिका उतनी अच्छी नहीं होती। सेवन्थ हाउस के अंदर वीक बॉडी बना देती है। एट्थ हाउस में इजीली प्रोवोक टू एंगर। नाइन्थ हाउस में वीक बॉडी एंड माइंड। एंड 12th हाउस में डिसेबल्ड एंड अगली इन लुक्स। अब इनको आपको स्पेसिफिक लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप ये ध्यान रखेंगे कि आप गुलिका को मोटा मोटा हमेशा देखिए कि वो कौन से भाव के अंदर है। यदि 3, 6, 10, 11 में है तो वो आपको हेल्थ को सपोर्ट करेगी और बाकी भावों में बैठी हुई है तो वो आपकी हेल्थ के लिए एक नेगेटिव फैक्टर क्रिएट करेगी। आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि बीमार कैसा हो गया, तभी भी आप गुलिका और मांदी को चेक कर सकते हो। दूसरी चीज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 22nd दृष्टिकोण निकालते कैसे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। 22nd दृष्टिकोण D3 चार्ट जो होता है आपका, मैथमेटिकली इसको निकालने के एक अलग भी तरीके हैं। जो लोग स्टूडेंट इस क्लास में होंगे भाई वो उनकी एग्जाम में भी आता है 22nd दृष्टिकोण कैसे निकालते हैं। मगर आपको D3 चार्ट बना लीजिए। D3 चार्ट में जो 8th लॉर्ड होगा, 8वें भाव के अंदर जो राशि है उसके स्वामी को हम 23 दृष्टिकोण लॉर्ड बोलते हैं। सो द 22nd दृष्टिकोण इट इज 8th हाउस ऑफ D3 चार्ट। लॉर्ड ऑफ दिस हाउस एंड प्लैनेट प्लेस्ड देयर प्रूव मेलिफिक। इनकी भी जब ये दशा आएगी, अब आप क्या करते हो देखिए, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस होती है डिविजनल चार्ट की। बहुत लोग सोचते हैं क्या है ये तो मेरा योग कारक है यार, इसने कैसे बीमार हो गया मैं स्कीम है। आप जाके तो देखिए भाई वो कहीं 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड तो नहीं बन रहा है। अब वो योग कारक है, आपको हो सकता है वो आपने वेल्थ दे दी हो, पैसे दे दिए हो, मगर आपको हेल्थ को तो खराब करेगा ही। 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड की जिम्मेवारी है आपके हर एक डिविजनल चार्ट में 8th लॉर्ड की जिम्मेवारी है कि आपकी वो हालत खराब करेगा, हेल्थ खराब करेगा। ये नियम आप बिठा लीजिए अपने माइंड में। आपके किसी भी डिविजनल चार्ट को पकड़ लीजिए जिसका हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। 7D7 है सप्तांशा, उसका हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है आपकी से, मगर वो भी हेल्थ खराब करेगा, आप देख लेना। यदि नवांश का आपका 8th लॉर्ड है तो वो भी आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नवांश में हालांकि चंद्रमा से 64th नवांश देखा जाता है। तो आपका D3 चार्ट के अंदर आप यदि 8th हाउस का जो भी लॉर्ड है वो आपका 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड होगा, ये मेलिफिक होगा। 64th नवांशा लॉर्ड, हेल्थ मैटर की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो गए आपके। 64th नवांशा फ्रॉम मून देखते हैं हम, और इसको निकालने का तरीका बहुत आसान है।
द साइन फॉलिंग इन फोर्थ हाउस फ्रॉम मून इन D9। नवांश में मून को पिक करिए, उसके चौथे भाव में जो भी साइन है वो आपका 64th नवांशा हो गया। और वहां पर जो प्लेनेट बैठा है उसका जो लॉर्ड है, जिन लोगों ने मेरी दशा की क्लास की होगी, मैंने वहां पर केस बताए थे कि 64th नवांशा फ्रॉम लग्न बताया था। वहां पर जो प्लेनेट होगा आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। चंद्रमा को पिक करिए D9 चार्ट में नवांश में, और चंद्रमा से चौथे भाव के अंदर जो भी राशि है उसके लॉर्ड को 64th नवांशा लॉर्ड बोलेंगे। और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत नेगेटिव प्लेनेट होता है। इफ इट्स लॉर्ड एंड प्लेनेट प्लेस देयर, ये मेलिफिक होंगे हेल्थ के लिए। फिर आता है चौथा पॉइंट जिसको आपने कभी नहीं भूलना है, प्लेनेट इन सर्प दृष्टिकोण। जो प्लेनेट सर्प दृष्टिकोण में होगा, अब सर्प दृष्टिकोण क्या होता है, सर्टेन दृक्कना इन वाटर साइन आर कॉल्ड सर्प दृष्टिकोण। वाटर साइन के अंदर है, ये जहर है आपकी जिंदगी के लिए, ये प्लेनेट जहर है। तो ये जहर क्या करेगा, आपकी हेल्थ को खराब करेगा। जहर का और कोई काम नहीं करेगा। आप यदि स्वस्थ भी हैं तो आपके अंदर मेंटल टेंशन होगी, बीमारियां होंगी। चाहे ये प्लेनेट आपका यदि सर्प दृष्टिकोण में आ रखा है, वो आपका योग कारक हो, फंक्शनल बेनिफिक हो, चाहे आपका लग्न लॉर्ड हो, या आपको हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें देगा। इसको देखा कैसे जाता है, कहीं आपको अक्सर नहीं मिलेगा, ज़्यादातर उसमें आपको खुद देखना आना चाहिए। जब भी कोई प्लेनेट यदि वोटरी साइन में हो 4, 8, 12 में, आप सतर्क हो जाइए। आपकी कुंडली में पिक कर लीजिए 4, 8, 12 में कोई प्लेनेट तो नहीं है। 4 साइन, 8 साइन, 12 साइन। अब 4 साइन के अंदर 10 से 30 डिग्री पर जो भी प्लेनेट है, इसको हम सेकंड और थर्ड डेक्कना बोलते हैं। एक राशि को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं 10-10 डिग्री, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो 0 से 10 को हम पहला द्रक्कना बोलते हैं, 10 से 20 को दूसरा बोलते हैं, 20 से 30 को तीसरा द्रक्कना बोलते हैं। तो 10 से 30 सेकंड और थर्ड द्रक्कना में यदि कैंसर साइन में कोई भी प्लेनेट है, सपोज शुक्र आपका 15 डिग्री पर है कैंसर में, तो समझ लीजिए वो सर्प दृष्टिकोण में है, उसकी दशा और अंतरदशा में आपको बीमारी देगा ही देगा वो। ऐसे ही स्कॉर्पियो साइन 8 साइन के अंदर यदि वो आपका फर्स्ट 2 ड्रेक्कना में हो, फर्स्ट 2 ड्रेक्कना आते हैं 0 से 20 डिग्री। आपका स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि में कोई भी ग्रह 0 से 20 डिग्री के बीच में बैठा हुआ है, तो वो आपको डेफिनेटली डिजीज देने वाला है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ड्रेक्कना। इसी तरीके से कोई भी प्लेनेट यदि पाइसेस साइन में, यह भी वोटरी साइन है, थर्ड ड्रेक्कना मतलब 20 से 30 डिग्री में बैठा हुआ है, तो वो भी आपको बीमारी देगा। सपोज आपकी पाइसेस साइन में, 12 साइन में कोई भी आपका गुरु जुपिटर बेनिफिक प्लेनेट है, आपकी कुंडली के लिए हो सकता है वो लग्न लॉर्ड भी हो, और लग्न में ही बैठा है मगर उसकी डिग्री 28 है, तो वो सर्प ड्रेक्कोना में आ गया। सर्प ड्रेक्कोना में आते ही प्लेनेट वो आपको इल हेल्थ देगा, बीमारी जरूर किसी न किसी तरीके की देगा, छोटी बड़ी देगा। डेफिनेटली सर्प ड्रेक्कोना में जो होता है वो मेंटल टेंशन तो आपको 100% देकर मानेगा यदि उसने फिजिकल टेंशन नहीं दी। तो ये मैंने और आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। अब मैं यहाँ पर एक पहले कुंडली लगाऊंगा यहाँ पर, उसके बाद हम देखते हैं बाद में। ये ऐसे एक कुंडली आई थी जिसमें मैंने प्रेडिक्शन दिया था हेल्थ रिलेटेड इशू से। इस कुंडली को मैं देखना चाहता हूँ। अब हेल्थ रिलेटेड इशू से मुझे इस कुंडली को किस तरीके से देखना है, ओवरऑल किस तरीके से एनालाइज करना है। तो उसमें क्या होता है कि हम जब भी किसी व्यक्ति की हेल्थ रिलेटेड देखना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि दशाओं की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। बगैर दशाओं के तो कोई बीमारी होती नहीं है। दशाओं के बगैर कोई बीमारी नहीं होती है, तो दशाओं की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो यदि मुझे देखना है कि इसके पीछे से कोई बीमारी तो चलती हुई नहीं चली आ रही है इस पर्सन को, तो हम देखेंगे इसकी दशाएं कौन सी चल रही हैं। तो पिछले 5-10 साल की मैं इसकी दशाएं एनालाइज करूंगा एज ए प्रेडिक्टर कि इसने मुझे अपनी कुंडली दी कि मेरी हेल्थ से रिलेटेड आप इश्यूज बताइए। तो अब इश्यूज बताने का मतलब थोड़ी है मैं आज की डेट में देखूंगा, क्योंकि बहुत सारी जो आपकी क्रॉनिक डिजीज़ हैं वो आज की डेट से नहीं होती, पीछे से चली आती हैं। तो कम से कम आप पिछली दशा पर जाकर जरूर देखें। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये इसमें वेरिएशन हो सकते हैं। मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ कि हाउ टू चेक कि इस पर्सन को कोई डिजीज़ रही होगी या नहीं रही होगी। तो अभी इसकी करंटली मरकरी की दशा चल रही है, और मरकरी की दशा इस पर्सन की शुरू हुई है 2020 में। मरकरी से पहले इसकी सैटर्न की दशा रही होगी, सैटर्न की महादशा रही होगी। अब सैटर्न की महादशा में क्या इसको
कोई डिजीज होने की संभावना है कि इस कुंडली को पकड़ते हैं। आप देखिए सैटर्न नेचुरल मेलिफिक है, आपको मालूम है। हालांकि इस कुंडली के लिए इस व्यक्ति की लग्न है आपकी 11 साइन। 11 साइन का मतलब ये आपका एक्वेरियस लग्न है। एक्वेरियस लग्न का लॉर्ड है कुछ सैटर्न। सैटर्न की महादशा है, आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो सैटर्न को पकड़ लेता हूं मैं सबसे पहले कि ये महादशा इसकी कैसी जाने वाली है। प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं, इसको हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और ये जो प्रेडिक्शन है जैसे मैंने दी वो प्रेडिक्शन वैसी ही निकली, इसलिए मैंने इसको केस को लिया हुआ है। सैटर्न अभी जो मैंने क्राइटेरिया बताया बस उन्हें पकड़ना है, आपको कुछ भी नहीं करना। सैटर्न यहां पर रेट्रोगेट है, नंबर 1। नेचुरल मेलिफिक है, नंबर 2। वॉइस ब्रेक हो रही है और किसी को ब्रेक हो रही है? नो। मैम रिज्वाइन कर लो। सबका नो आ गया तो इसका मतलब ब्रेक नहीं हो रही है। आप रिज्वाइन कर लो एक बार, कई बार आ जाती है दिक्कत, आपके नेटवर्क में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए सैटर्न को मैं देख रहा हूं, पहले इसकी सैटर्न की महादशा को देख रहा हूं, फिर मरकरी को भी देखूंगा, क्योंकि मेरे मरकरी की महादशा में मेरे पास आया है ये पर्सन 2025 में। तो मैं इसकी सबसे पहले दशा देख रहा हूं सैटर्न की। तो सैटर्न को मैंने पिक किया, सैटर्न को पिक करते ही मैंने सैटर्न को देखना शुरू किया। पहले देखा ये तो फंक्शनल तो बेनिफिक है, फंक्शनल बेनिफिक है, क्योंकि लग्न लॉर्ड को हम फंक्शनल बेनिफिक मानते हैं हर कंडीशन में। मगर फिर देखा मैंने, ध्यान से देखें, ये आपका रेट्रो है। तो मेरा एक सेंटेंस याद रखिएगा जो मैंने बताया था कि रेट्रो प्लेनेट को हेल्थ के केस के अंदर आप ये मानकर चलिए कि वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। सैटर्न रेट्रो हो गया तो ये क्वालिफाई कर गया। फिर ये एक्चुअली 7th हाउस में बैठा है, मारक भाव के अंदर बैठा है, मारक भाव से लिंक हो गया। ये लग्न लॉर्ड है मगर स्टिल मारक भाव से भी ये लिंक हो गया सैटर्न। फिर तीसरा मैं देखता हूं और शत्रु राशि में भी बैठा है। सैटर्न शत्रु राशि में बैठा है, सैटर्न मारक भाव में बैठा है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है और सैटर्न आपका यहां पर नेचुरल मेलिफिक है। फंक्शनल तो बेनिफिक है नो डाउट, और 12th लॉर्ड भी है अभी साथ साथ। ये लग्न लॉर्ड के अलावा ये आपका 12th लॉर्ड भी है। तो 12th लॉर्ड जनरली ये बेनिफिक हो जाएगा अपने, वैसे देखोगे आप लघु पाराशरी के हिसाब से, मगर एक रूल ये होता है कि 12th लॉर्ड जब तक वो अपनी राशि में ना हो तब तक वो बेनिफिक नहीं होता। तो यहां पर हम देखते हैं, यस वेरी गुड, पाप कर्तरी के अंदर बैठा हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग पाप कर्तरी के अंदर है मार्स और राहु। लग्न लॉर्ड देखिए, ये अब यहां पर क्या देखना है आपको, सैटर्न लग्न लॉर्ड है, पाप कर्तरी में आ गया, शत्रु राशि में आ गया। ध्यान से समझना चीज को, लग्न लॉर्ड को पकड़ रहा हूं मैं, लग्न लॉर्ड भी इसका पाप कर्तरी में है और शत्रु राशि के अंदर भी है। और यदि मैं इसकी लग्न को पकड़ लेता हूं, लग्न को देखिए आप, वो पाप कर्तरी में, हालांकि उसका लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा है इसलिए उसको मैं खराब नहीं मानूंगा। लग्न पर वो भी पाप कर्तरी में है, लग्न लॉर्ड भी पाप कर्तरी में है। इसलिए राहु और मार्स के बीच में है। पाप कर्तरी में कब होता है प्लैनेट, जब उसके दोनों तरफ मेलिफिक प्लैनेट हो। तो ये राहु और मार्स के बीच में है। ये मार्स नेचुरल भी मेलिफिक है और इस कुंडली के लिए फंक्शनल भी मेलिफिक है। वो 3rd लॉर्ड है, 10th लॉर्ड है, मार्स फंक्शनल मेलिफिक हो गया, राहु है ही आपका 8th हाउस में बैठ के मेलिफिक हो गया। तो देखिए सैटर्न आपका पाप कर्तरी में, कितनी ये सारी चीजें बीमारी देने की इसके अंदर पूरी कुबत है। ये रेट्रोगेट है। चलो सैटर्न हो गया। अब मैं इसमें पकड़ लेता हूं इसकी जो अंतरदशा है पिछली, वो थी जुपिटर की। जुपिटर को चेक कर लेते हैं, यह भी रेट्रोगेट है, जुपिटर भी रेट्रोगेट है। आप ध्यान से देख लीजिएगा, लॉर्डशिप इसकी पकड़ता हूं मैं जुपिटर की। तो वैसे तो नेचुरल तो बेनिफिक है जुपिटर की, शत्रु राशि में ये भी 3 साइन मरकरी की राशि के अंदर है, तो ये जुपिटर भी शत्रु राशि हो गया, शत्रु होता है, शत्रु राशि के अंदर हो गया। अब मैं जो बता रहा हूं वो देखते जाओ, बाकी चीजें मत बताओ आप। इसके अंदर, इसके बाद हम देखते हैं ये शत्रु राशि के अंदर चला गया जुपिटर भी,
रेट्रोग्रेड भी हो रखा है, इसकी लॉर्डशिप देखते हैं तो ये मारक है। जुपिटर भी देखिए मारक है, सैटर्न भी इनडायरेक्टली आपका मारक भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो आपका यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जुपिटर भी डिजीज देगा फंक्शनल बेनिफिक होते हुए भी, क्योंकि ये आपका वो सॉरी नेचुरल बेनिफिक है मगर ये फंक्शनल मेलिफिक है। सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड आपका ये मेलिफिक हो गया और यहाँ पर ये मारक होकर यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये पूरी पूरी संभावना है कि इसको पर्सन को सैटर्न की महादशा और जुपिटर की अंतरदशा के अंदर डिजीज होनी चाहिए। चलो और आगे बढ़ जाते हैं। यहीं पे क्यों देखें अभी हम नवांश वगैरह में इसकी स्थिति देखते हैं, क्या बीमारी इसको लगेगी या नहीं लगेगी इस पर्टिकुलर दशा के अंदर। तो मैं यहाँ पर नवांश में जाता हूँ। नवांश आपको दिख रहा होगा, नवांश में आप देखिए थोड़ा छोटा चार्ट है। तो नवांश के अंदर इस सैटर्न को पकड़ लेता हूँ मैं। ये शनि रहा, ये अभी भी लग्न लॉर्ड है शनि यहाँ पर, मगर ये देखिए राहु केतु एक्सिस पर आ गया, पीड़ित हो गया सैटर्न। इसके अंदर भी पीड़ित हो गया शनि, राहु केतु एक्सिस पर यहाँ पे बैठा हुआ है ये। इसके बाद मैं जुपिटर को पकड़ता हूँ तो जुपिटर भी आपका राहु केतु एक्सिस पर आ गया और यहाँ पर भी जुपिटर मारक होकर बैठा हुआ है। तो दोनों पीड़ित है, यहाँ पर जुपिटर भी पीड़ित है और आपका सैटर्न भी पीड़ित है। नवांश के अंदर भी जुपिटर आपका सेकंड लॉर्ड हो गया, तो जुपिटर नवांश के अंदर भी आपका पीड़ित है। अब मैं आ जाता हूं इसके और चार्ट देखता हूं। देखिए नवांश मैंने देख लिया, अब आ जाते हैं जरा हम D3 डेक्कना चार्ट पे। और यहां पर मैं आपको 20 सेकंड दृष्टिकोण समझना बता देता हूं। ये D3 चार्ट है और D3 चार्ट के अंदर जो आपका 8th हाउस के अंदर जो राशि है 10 साइन है 8th हाउस के अंदर, तो इसका जो लॉर्ड होगा शनि वो 20 सेकंड दृष्टिकोण लॉर्ड हो गया। देखिए यहाँ पर लग्न लॉर्ड होने के साथ साथ ये 20 सेकंड दृष्टिकोण लॉर्ड हो गया सैटर्न। तो 20 सेकंड दृष्टिकोण लॉर्ड होकर ये बीमारी देने के लिए यहां से भी क्वालिफाई होता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं पकड़ लेता हूं इसके जुपिटर को, ये जुपिटर की अंतरदशा है। तो जुपिटर को मैंने यहाँ पर चेक किया तो जुपिटर इसकी लग्न में बैठा हुआ है शत्रु राशि में, और यहाँ पर यह भी मारक हो रहा है क्योंकि ये D3 चार्ट के अंदर 7th लॉर्ड हो गया है, 9 साइन है 7th लॉर्ड। तो जुपिटर D3 चार्ट के अंदर भी आपका मारक हो रहा है। 20 सेकंड दृष्टिकोण जब भी देखना हो तो आप इस तरीके से देख सकते हो। तो यहाँ पर ये भी अभी मैंने देखिए आपके सामने देखा, इसका D1 चार्ट देखा, मैंने आपके सामने इसका D3 चार्ट देखा। अभी मैं इसका D12 चार्ट देखता हूँ। D12 चार्ट में आप आ जाइए, जरा ध्यान से देखिए। 8th हाउस के अंदर 11 साइन है, 8th हाउस के अंदर 11 साइन है। ये आपका सैटर्न देखिए यहाँ पर 8th लॉर्ड हो गया। इसको एक्चुअली हम बोलते हैं 85 द्वादशांश लॉर्ड। जो भी आपका D12 चार्ट के अंदर 8th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो आपका होता है 85 द्वादशांश लॉर्ड। ये भी मेलिफिक होता है हेल्थ के लिए। तो 85 द्वादशांश लॉर्ड हो गया सैटर्न यहाँ पर। फर्दर हम देख लेते हैं जुपिटर की और स्थिति देखते हैं जिसकी अंतरदशा थी। तो देखिए जुपिटर यहाँ पर 6th लॉर्ड हो रहा है इस कुंडली के लिए। जुपिटर भी यहाँ पर 6th लॉर्ड हो रहा है, हालांकि उसकी खुद की स्थिति वो उच्च की राशि में बैठा है, मगर यहाँ पर भी इसको शनि भी एस्पेक्ट कर रहा है। जो इसका 85th द्वादशांश लॉर्ड है वो मार्स के साथ भी कंजक्टेड है, और जुपिटर यहाँ पर शनि इसको एस्पेक्ट कर रहा है, और ये भी 6th लॉर्ड हो गया। 6-8-12 से पूरी तरीके से इसमें लिंक हो रहा है। तो मैं जिस शनि और जुपिटर को पकड़ के चला, आउटराइटली मैं नहीं डिक्लेयर कर दूंगा कि भाई मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया, मैं इसकी बीमारी बता दूं कि इस पर्सन को बीमारी होगी। आपको मैंने आपके सामने इसको लगने के अंदर एनालाइज किया, इसको मैंने आपके सामने D9 में एनालाइज किया, आपके सामने मैंने इसको D3 में एनालाइज किया, आपके सामने मैंने इसको D12 के अंदर एनालाइज किया। सभी चार्ट के अंदर ये बीमारी देने वाले प्लेनेट की कैटेगरी में आ रहा है। 6, 8, 12 लॉर्ड बन रहे हैं सभी में। इसके अलावा इनका प्लेसमेंट भी और पीड़ित भी है सभी चार्ट्स के अंदर। अब मैं आपको पहले बता देता हूं 64th नवांशा कैसे देखते हैं। ये D9 चार्ट है। D9 चार्ट के अंदर आप मून की स्थिति देख लीजिए। मून से चौथे भाव के अंदर, ध्यान से समझना, देखिए कितने जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। मून से चौथे भाव के अंदर चले जाइए, शनि बैठा हुआ है, 64th नवांशा बोलते हैं इसको। तो इस 64th नवांश के अंदर भी शनि बैठा हुआ है, लगने से भी ये 64th नवांशा है सैटर्न। तो सैटर्न इसको 100% डिजीज देगा ही देगा। सैटर्न इसको डिजीज देगा, हमने ये डिक्लेयर कर दिया। सभी पैरामीटर्स पे मीट कर रहा है सैटर्न। देखिए स्टार्टिंग से हमने बताया पीड़ित भी है, सारे के सारे आपके ये 85 द्वादशांश लॉर्ड भी फॉर्म हो रहा है, 64th नवांश के अंदर भी जाकर बैठा हुआ है, ये 20 सेकंड दृष्टिकोण लॉर्ड भी बैठा हुआ है।
इस तरीके से हम देखेंगे। अब आप आ जाइए जरा देखिए D1 चार्ट के अंदर, जुपिटर को भी मैंने पकड़ा था, यह जुपिटर रहा, जुपिटर के साथ मांदी बैठी हुई है, गुलिका बैठा हुआ है, जुपिटर के साथ पांचवें भाव के अंदर मांदी और गुलिका भी बैठे हुए हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। मैंने कहा था मांदी और गुलिका जहां पर भी बैठते हैं, जिस प्लेनेट के साथ भी जाकर बैठते हैं, उस प्लेनेट को पीड़ित करते हैं। तो एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहे हैं, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए थे। ये एट रैंडम मेरे पास चार्ट आया, जिसे मैंने आपके सामने एनालाइज किया है। मैंने इसको प्रेडिक्शन दी थी, और प्रेडिक्शन दी थी, वो क्या दी थी वो मैं बताऊंगा। वो बंदे ने मुझे एग्री किया, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ यस, और भी कॉम्बिनेशन आप लगा सकते हो, मून से भी पीड़ित है, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन इसके अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर आपका 6th लॉर्ड भी बैठा हुआ है, इसके बाद 8th लॉर्ड इसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो 8th लॉर्ड से भी पीड़ित है वो। तो अगली दशा भी इसकी खराबी है, क्योंकि वो मरकरी की दशा है, तो अगली दशा में भी इसको बीमारी ठीक होगी नहीं होगी, ये क्वेश्चन बंदे का आएगा। तो हम करंट स्थिति में भी इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जुपिटर क्वालिफाई करता है डिजीज देने के लिए, सैटर्न क्वालिफाई करता है डिजीज देने के लिए। अब क्वेश्चन अराइज होता है, देगा क्या, कौन सी डिजीज देगा। मैंने 3 तरीके बताए थे, आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। डिजीज तो देखिए अब इतने तरीके से हमने जस्टिफाई कर दी, ये बच ही नहीं सकता, क्योंकि इसका लग्न लॉर्ड भी पीड़ित है, पाप कर तरीके अंदर बैठा हुआ है। अब डिजीज देगा कौन सी, मैंने कहा कि प्लेनेट के अपने सिग्निफिकेशन, जिस भाव में बैठा है और जिस राशि में बैठा है। अब इन चीज़ों से आप उसे लिंक कर लो, जिस भाव में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, प्लेनेट के अपने सिग्निफिकेशंस, इनसे मिल मिला के जो भी डिजीज बनती है वो डिजीज बन जाएगी। जुपिटर एक्चुअली क्या होता है, 5वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। 5वां भाव आपका लिवर और अपर एब्डोमेन, उससे रिलेटेड होता है। आपका डायबिटीज भी देता है ये, आपका 5th हाउस भी दे देता है, 6 भी दे देता है, मगर जुपिटर डायबिटीज का कारक भी है। इसी तरीके से 7th हाउस जो होता है आपका लोअर स्टमक का कारक होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का कारक होता है, पेट से रिलेटेड बीमारियों का कारक होता है, लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन। और इसको नेटिव को मैंने बताई ये सारी चीजें। और सैटर्न एक्चुअली क्या होता है, नर्वस सिस्टम का कारक भी होता है, रीढ़ की हड्डी का भी कारक होता है, आपकी जो स्पाइन के अंदर प्रॉब्लम होती है उसका भी कारक होता है। और इन वन गो ये एग्रीड कि जो मैंने उसको कहा कि आपको क्या स्पाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है। अब स्पॉन्डिलाइटिस मैंने क्यों बताया, देखिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, सैटर्न एक्चुअली कारक है इसका। और यहाँ पर ये 3 साइन है, 3 साइन आपकी गर्दन एरिया को रिप्रेजेंट करता है। 3 साइन जो होता है, मैं अभी बताऊंगा आपको कमिंग क्लास में, कि जो 3 साइन है आपका मिथुन राशि, वो आपके गर्दन वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये मिथुन राशि भी यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। शुगर भी निकली इस पर्सन को, शुगर भी है, जुपिटर उसका भी कारक है। इसी तरीके से पेट के नीचे के पोर्शन में उसने प्रॉब्लम बताई, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से हमने इसको डिस्कस किया, और इस तरीके से मैंने इसको बताया। अब देखिए कितने सारे इसके अंदर कॉम्बिनेशन लग रहे हैं, हर कुंडली के अंदर नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे सैटर्न के अंदर इसकी जुपिटर की दशा थी। अगली जो दशा है इसकी, वो हम देखते हैं। अभी करंट में हम देखना चाहते हैं कि भाई क्या स्थिति है इसकी। तो मरकरी में अभी वीनस की दशा चल रही है इस नेटिव की, मरकरी में वीनस। तो मरकरी को आप उठा के देख लीजिए, क्या क्वालिफाई करता है क्या, अभी भी कोई बीमारी हो सकती है इस पर्सन को, ठीक हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, या चल रही होगी। तो मरकरी को हम पकड़ लेते हैं। देखिए मरकरी यहाँ पर हो रहा है आपका, इट इज ए 5th लॉर्ड, और मरकरी इज ऑल्सो 8th लॉर्ड, 5th और 8th लॉर्ड है, और ये आपके 11th हाउस के अंदर चला गया। अब ये 8th लॉर्ड है, ये तो सर्टेनली है, 8th लॉर्ड है मरकरी। और इसके बाद हम शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र इसका योग कारक है, आप ध्यान से देखिए, योग कारक है। इट इज ए 4th एंड 9th लॉर्ड, 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। इसकी स्थिति देख लीजिए शुक्र की जरा, जो अभी हमने रूल बताए थे। योग कारक आपको हो गए, तो योग कारक प्लेनेट है भाई, डेफिनेटली ये योग कारक प्लेनेट है। इवन यहाँ पर भी योग कारक प्लेनेट है, नवांश के अंदर भी शुक्र योग कारक प्लेनेट है। इसकी वर्गोत्तम लग्न है नेटिव की, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लग्न स्ट्रॉन्ग है, लग्न लॉर्ड पीड़ित है यहाँ पर। तो यहाँ पर शुक्र वर्गोत्तम है, और वो सॉरी शुक्र यहाँ पर उच्च का होकर बैठा हुआ है, और ये D9 चार्ट के अंदर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर मरकरी आपका 8th लॉर्ड हो गया, तो 8th लॉर्ड आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा। सर्टेनली 8th लॉर्ड की दशा उतनी अच्छी नहीं होती, तो 8th लॉर्ड आपको मरकरी प्रॉब्लम देगा। अब हम देखते हैं क्या शुक्र इसको कुछ किसी तरीके की प्रॉब्लम दे सकता है क्या। तो शुक्र को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं हम। शुक्र एक नियम है कि शुक्र आपका 12th हाउस के अंदर प्रॉब्लम नहीं देता, ओनली
एस्पेक्ट तो हम बाद में देखेंगे। शुक्र 12th हाउस के अंदर प्रॉब्लम नहीं देता, केवल 10 और 11 साइन के अंदर यदि शुक्र 12th हाउस में है तो अच्छा नहीं माना जाता। यहां पर ये डीपली कंबस्टेड है, इस बंदे के लिए योग कारक जैसा कुछ भी नहीं बचा इस शुक्र के अंदर, डीपली कंबस्टेड है। ये 8 डिग्री 11 मिनट पर, सूर्य 8 डिग्री 12 मिनट पे, ये पता है इतना कंबस्टेड है कि हर डिविजनल चार्ट में सूर्य के साथ जाएगा। यहां पर देख लीजिए सूर्य के साथ है, इसको आप इसमें उठा के देख लीजिए, इवन D10 चार्ट में ये सूर्य के साथ है, वीनस एंड सन। यदि मैं आगे लेके जाता हूं इसको, इसके किसी भी चार्ट में आप ले जाइए, D3 चार्ट में भी सूर्य के साथ होगा। अब बीमारी क्यों देगा, देखिए ये भी 22 दृष्टिकोण में पहुंच गया। D22 चार्ट में 22 दृष्टिकोण में जा चुका है। ये प्लेनेट आपका डीपली कंबस्टेड है, आप जिस भी चार्ट में देखोगे, D12 चार्ट में भी है, डीपली कंबस्टेड है, क्योंकि वीनस और सन का कंजंक्शन हो रखा है। इट इज वेरी वीक प्लेनेट, आपको वीकेस्ट प्लेनेट मान लीजिए, सूर्य से बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन में। आप किसी भी डिविजनल चार्ट में जाकर देखोगे सूर्य और वीनस आपको एक साथ मिलेंगे। एक तो ये 10 साइन के अंदर बैठा हुआ है, 10 साइन में, 10 और 11 के अलावा 12th हाउस में ठीक रहता। 22 ड्रेसकोन के अंदर भी ये प्लेनेट आपका आ गया है। फर्दर योग कारक होने के बावजूद भी, मतलब उतना ज्यादा खराब नहीं है। वीनस मरकरी ने तो देनी है इसको, ट्रबल्स देनी है। अब ये क्या करेगा, हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा इसको। मरकरी की महादशा में शुक्र की अंतरदशा है। अब आप इसको किस तरीके से रिलेट करेंगे। 8th लॉर्ड जब भी आ जाए, नियमों को आप ध्यान रखना, 8th लॉर्ड जब भी आ जाए, 8th लॉर्ड क्या करता है, एक्चुअली आपकी सर्जरी को भी इंडिकेट करता है, पेन को भी इंडिकेट करता है लाइफ के अंदर। 6th लॉर्ड जब जो डिजीज देगा वो डिजीज होगी, मगर उससे आप रिकवर कर जाओगे। मगर जो 8th लॉर्ड डिजीज देगा उसमें वो आपको डीप पेन देगा, साथ ही साथ वो आपको सर्जरी भी दे देगा। सर्जरी देने के अलावा आपको वो बहुत सारी और भी प्रॉब्लम दे सकता है। तो यहां पर आपने देखा कि जो 8th लॉर्ड की महादशा है और जो अंतरदशा शुक्र की है, पहले हम शुक्र को जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे ही योग कारक देखोगे आप कहोगे तो योग कारक है, बीमारी कैसे देगा। तो पहले तो ये 12वें भाव इसका सोर्स हो गया, रिजल्ट देगा 12वें भाव के। अब 12वें भाव के जब रिजल्ट देगा, वीनस भी एक्चुअली आपको हार्मोनल डिसऑर्डर का कारक होता है। वीनस, जुपिटर और वीनस के कॉम्बिनेशन से शुगर की प्रॉब्लम होती है, जुपिटर वीनस के कॉम्बिनेशन से ही शुगर की प्रॉब्लम होती है। अब जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन हो जाए तो लीवर की प्रॉब्लम भी हो जाती है, ये मानकर चलें आप, लीवर की प्रॉब्लम होती है। देखिए ये यहाँ पर 5th हाउस का लॉर्ड भी है मरकरी, 8th हाउस लॉर्ड भी है। मरकरी 5th हाउस से रिलेटेड डिजीज भी दे सकता है, इसको शुगर हमने पहले ही बता दी थी। 5th हाउस में लिवर रिलेटेड डिजीज भी हो सकती है। वीनस भी और शुक्र का जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उनको वीनस इंडिकेट करता है, तो लिवर रिलेटेड डिजीज भी इस पर्सन को पॉसिबल है, और उसमें इसकी सर्जरी भी पॉसिबल है, और उसकी वजह से इसका हॉस्पिटलाइजेशन भी पॉसिबल है। क्योंकि आप ट्राइंगल को पकड़िए, बेसिकली ये यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि ये वादक है, डेफिनेटली ये वादक भी है। यहाँ पर 11th, यहाँ पर 9th लॉर्ड हो गया फिक्स लगने की कुंडली के लिए, बाधक प्लेनेट भी हो रखा है, नो डाउट अबाउट दैट। तो ये बाधक प्लेनेट भी है, शुक्र 12th हाउस के अंदर भी है। महादशा अंतरदशा लॉर्ड की यदि आप स्थिति देखोगे तो 212 पोजीशन है ये, महादशा अंतरदशा लॉर्ड की स्थिति है वो 212 पोजीशन भी है, हम दशाओं को उस तरीके से देखें तो। हालांकि अंतरदशा लॉर्ड 2nd हाउस में, नॉट दैट बैड, उतना बुरा नहीं होता, फिर भी ये 212 की पोजीशन है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मरकरी और वीनस की दशा के अंदर ये पर्सन हॉस्पिटल भी जा सकता है, पर्सन की कोई सर्जरी भी हो सकती है, इसको लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस दशा के अंदर जो भाव आ रहे हैं वो आपका आ रहा है, हम टोटल भाव को देखें तो 5वां भाव आ रहा है, 8वां भाव आ रहा है, 11वां भाव आ रहा है और 12वां भाव आ रहा है। ये भाव मेनली आ रहे हैं यहाँ पर D1 चार्ट के अंदर हम जाकर देखें। यदि मैं इसको देखूं तो शुक्र आपका 22 दृष्टिकोण लॉर्ड भी आ रहा है। तो इनमें से हम इस तरीके से किसी भी चीज को कंबाइन कर सकते हैं। वो ठीक है, मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, वो भी है, और क्लोजली एस्पेक्ट कर रहा है, वो तो उसको और पीड़ित करेगा शुक्र को, मार्स उसको और भी पीड़ित करेगा, वो उसमें हम और कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं। तो ये यहाँ से नीच का होकर मार्स भी इसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो इसको और भी ज्यादा पीड़ित करेगा। राहु का एस्पेक्ट नहीं लेते हैं, राहु केतु का कोई एस्पेक्ट नहीं होता, तो मार्स भी इसको यहाँ पर पीड़ित करेगा। बाकी डिविजनल चार्ट में भी आप देख सकते हो, वो तो यहाँ से भी मार्स एस्पेक्ट कर रहा है इसको,
शुक्र देखिए नवांश के अंदर भी एट्थ लॉर्ड है, एट्थ हाउस के अंदर भी बैठा हुआ है। नवांश के अंदर भी एट्थ लॉर्ड होकर एट्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है। वो सॉरी मरकरी, मरकरी की आप स्थिति देख लीजिए यहाँ पर। और इसको वीनस पहली तरीके से बैडली कंबस्टेड है, यहाँ पर भी इसको मार्स एस्पेक्ट कर रहा है वीनस को। और भी चार्ट में इसकी ऐसी स्थिति आपको मिलेगी। जब कोई किसी बंदे को पीड़ा होगी तो आप किसी भी डिविजनल चार्ट में जाकर देख लेना, आपको पीड़ा नजर आएगी, बगैर उसके नहीं नजर आएगा। देखिए यहाँ पर भी ये एट्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है वीनस, एट्थ हाउस में आपका आ गया, तो ये आपका 22nd दृष्टिकोण लॉर्ड हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये पीड़ित आपको नजर आ रहा है साफ साफ। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं किसी भी डिजीज को। आज चलो यहीं तक रखेंगे, आपके यदि कोई डाउट है तो अब आप एक एक करके पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे जाएंगे। हर एक क्लास में हम एक आध चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं आपको कुछ बेसिक कॉम्बिनेशंस के बेस पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर कमिंग क्लासेस में जब आपको भावों को, राशियों को बता दूंगा, तब हम आपसे भी मैं कराऊंगा कि आप बताइए इसके अंदर इस पर्सन को कौन सी डिजीज की पॉसिबिलिटी है इस दशा के अंदर और कब होगी। क्योंकि अभी ये मैंने आपको कुछ बहुत बताया नहीं है, आगे चल के जैसे बताएंगे आपको चीजें और क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। म्यूट कर लें पहले से ही, किसका ऑन है माइक्रोफोन? जिसका मैं नाम लूँ वो ऑन रखे, बाकी सब ऑफ कर लें, नहीं तो आपको रिकॉर्डिंग ऐसी मिलेगी जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हेमलता मैम। सर मेरे 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं। एक तो आपने जो बताया कि गुलिक और मांदी, आप किसको लेंगे सर? गुलिक को लेंगे या मांदी को भी लेंगे? दोनों को लेंगे? दोनों को ही ले लीजिए मैम, सॉफ्टवेयर में दोनों दे रखे हैं। वैसे तो गुलिक को मानना चाहिए। अच्छा, ठीक है सर। और सर दूसरा एक आपने कहा 84 द्वादशांश में 85 मैं जो नहीं 85 सॉरी हाँ 85 द्वादशांश में जो ग्रह उस राशि स्वामी को मानते हैं या वहां बैठे हुए ग्रह को मानते दोनों हैं ही प्रॉब्लम खराब? क्रिएट करते हैं मैम, हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में। अच्छा। हाँ जी। और सर जो हम D12 देखते हैं वो हाँ हम पेरेंट्स के लिए देखते हैं या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के? स्वास्थ्य अभी आप संबंधी में हमें D3, D9, D12 और D30 भी अच्छा हम देख सकते हैं, पर D30 में जनरली इसलिए नहीं देखता क्योंकि D30 आपका उतना टाइम एक्यूरेट किसी का नहीं होता, तो आपको D12 से आगे बढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। देख तो D60 भी सकते हो, मगर वो उतना एक्यूरेट किसी का टाइम नहीं होता, तो उससे एनालिसिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा सर, और एक ये जैसे कुछ जन्मजात रोग भी होते हैं हाँ आजकल, वो ज्यादातर डिस्कस बच्चे करेंगे मैम, वो बाद में कमिंग क्लासेस में। जो मूक बधिर बच्चे हैं ना उनके हाँ लिए थोड़ा सा। कॉन्जेनल डिजीज जो होती है वो डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। अभी ठीक ये है तो सर, मैंने थैंक यू आपको सर। जैसे इनिशियली जो थ्योरी बताई है उस तरीके से थ्योरी करके, चार्ट तो मैं जस्ट प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। ऐसे हम एक एक चार्ट लगाएंगे और मैं आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि कौन सी डिजीज के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, कब होगी, कब रिकवरी होगी, और जन्मनाथ डिजीज कब होगी, किसको आई डिजीज हो सकती है, वो सब चीज़ों में हम बात करेंगे वन बाई वन। ठीक है सर। सर मतलब ये है कि वो कामी उस वर्ग का स्वामी मतलब 8th लॉर्ड और उसमें बैठे हुए ग्रह दोनों ही हमें स्वास्थ्य संबंधी हाँ दोनों परेशानियां हेल्थ देंगे। रिलेटेड, ऐसा मान के चलो किसी भी चार्ट में आपके 8वें भाव से जी सर। लिंक्ड जो प्लेनेट है वो आपको प्रॉब्लम जरूर देंगे हेल्थ रिलेटेड। थैंक यू सर। रश्मि मैम। यस सर। जी सर आपने बोला कि लग्न लॉर्ड एंड लग्न की पोजीशन अगर स्ट्रांग हो तो कोई भी डिजीज से फाइट हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो लग्न आप कैसे बोलेंगे स्ट्रांग? मतलब इट इज वो उसकी डिग्री 10 या 20 के बीच में हो तो लग्न नहीं इज नहीं स्ट्रांग ऐसे नहीं एंड होती, लग्न। ऐसे नहीं होती स्ट्रॉन्ग। हाँ अभी चलो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये अलग से बताऊंगा, 1 मिनट में नहीं बताया जा सकता। 10 से ओके 20 से कोई नहीं, मतलब 1 डिग्री की लग्न भी स्ट्रॉन्ग होती है। ओके डिग्री से एंड कोई लिंक नहीं है लग्न। लग्न का। लग्न का लिंक होता है स्ट्रॉन्ग होने से, उसे कौन देख रहा है, कौन बैठा है, उसका लॉर्ड से हाँ उसका हाँ क्या लिंक है। हाँ 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 डिग्री से कोई लिंक नहीं है उसका। ओके एंड लग्नेश प्लेस्ड इन 6 8 12 इज कॉल्ड अ वीक लग्नेश। हाँ लग्नेश और भी कई तरीके से वीक हो सकता है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन है। हाँ 6 8 12 वाला वीक हो गया ऑटोमेटिकली।
ओके सर, प्लीज नेक्स्ट क्लास में इसके लिए थोड़ा बोलना बता टॉपिक। दूंगा मैम। ओके सर, थैंक यू। ज्योति कृष्णन मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। वो आपने कहते ना, वो इफ 12th लॉर्ड एंड लेग्नो लॉर्ड हैपेंस टू बी सेम, ऐसे वो केस में आया था ना। वैसे तो 10th लॉर्ड 12th हाउस हाँ लॉर्ड ठीक है, तो वो सैटर्न सैटर्न है। था 12th और लग्न लॉर्ड। और ठीक है। वो बैड नहीं है, वो नहीं, बैड नहीं लग्न है। लॉर्ड कभी भी बैड नहीं होता, मगर वो 12th लॉर्ड भी है, इसलिए 12th हाउस के रिजल्ट भी उसने देने हैं। अच्छा, वो बैड नहीं है बट रिजल्ट देगा वैसे तो। बिल्कुल, रिजल्ट तो जिन हाउसेस, जिस हाउस का जो लॉर्ड है, आपके पास जो जो मकान है उनकी रखवाली आप ही को करनी है। अच्छा, ये ठीक है। जी एंड हेल्थ इश्यूज के लिए D27 भी देखना है क्या मैडम, सप्तांश? वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, D12 के बियॉन्ड आप मत जाइए, क्योंकि हमें ठीक अननेसेसरी है। एनालिसिस नहीं करना। D27 हाँ, दुनिया में किसी का भी सही नहीं ज्यादा बन कंफ्यूज सकता, हो जाएंगे 2 मिनट में बदल जाता है, 2 मिनट किसका भी इतना टाइम एक्यूरेट नहीं होता। आप D12 से आगे ना बढ़े। ठीक है, जी राजपाल ठीक जी। है, थैंक यू जी। राजपाल जी। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर सर आपने बताया कि प्लेनेट जहाँ पे बैठा हुआ है, जैसे कि इसमें केस में जुपिटर था, जिस भाव में बैठा हुआ है ना D1 में, हम्म। उस भाव से संबंधित और जिस राशि में बैठा उससे संबंधित बीमारी देगा, और जहां का वो लॉर्ड बना है उन हाउस से भी संबंधित बीमारी देगा जो रिलेटेड है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या D9 में भी वो जिन राशियों में जिन भावों में बैठा हुआ है, कि D9 के वो भाव भी, उनकी बीमारी भी आएंगी, उन राशियों की बीमारी भी आएंगी? उनकी भी दे सकता है। हाँ, डी देना चाहिए उसको। हाँ नहीं, D9 में बेसिकली हम उतना नहीं देखेंगे उसको बीमारी के केस में। मेनली हम उसका प्लेसमेंट और लॉर्डशिप वगैरह देंगे, ये देखेंगे कि उसके अंदर बीमारी देने की कैपेबिलिटीज भी हैं कि नहीं है, कि वो आपका ओके सर। पीड़ित तो नहीं है, गलत भावों का लॉर्ड तो नहीं हो गया, जैसे 64 नवांश में जाकर बैठ गया, 64 नवांश लॉर्ड हो गया, और उसकी हाँ। स्थिति आपका सपोज शत्रु राशि में चला गया तो और कमजोर हो गया, इसका मतलब बीमारी देने के उसके ज्यादा चांस हो गए। नहीं, मैं इसलिए पूछा ना, जैसे हम कि D9 चार्ट को इंडिपेंडेंटली यूज करते हैं ना, उस लेवल से पूछ रहा था मैं। ऐसा है कि D9 चार्ट को मैरिज के केस में इंडिपेंडेंटली यूज करना चाहिए, बाकी केसेस में केवल प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखने के लिए यूज करना चाहिए, नहीं तो हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। देखो ओके ऐसे सर, हमने थैंक यू सर। कंक्लूड भी तो करना है कि क्या होगा, तो कंक्लूड करने के लिए हम क्या होता है, चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि अब हमने D1 में भी देख लिया और D9 में भी देख लिया, तो वो उसका इतने भावों से लिंक हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आप उसमें ये मानकर चलें कि मैरिज के केस में D1 चार्ट जैसा होता है वैसे के वैसे ही D9 होता है। बाकी केसेस में आप केवल इतना भर देखिए उस प्लेनेट की स्ट्रेंथ को क्या असर पड़ा, क्या वो बीमारी देने के कैपेबल है या नहीं। इम्प्रूव हो गया तो वो आपको एक तरीके से बचाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी प्रवीण जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर ये जो गुलिक और मांदी बताया आपने कि 3, 6, 10, 11 के अलावा कहीं हो तो बीमारी दे सकते हैं, बिल्कुल। तो ये जब ये बीमारी देंगे तो कब इनिशिएट होगी सर वो? कब? उस भाव से रिलेटेड जब भी दशाएं आएंगी, अच्छा, उस भाव को पीड़ित ठीक है करते हैं ना, तो भाव में उसके बगल में जो प्लेनेट बैठा है उसकी दशा में भी इन्फ्लुएंस हो जाएगा, और उस भाव को जो देख रहा है या उस भाव का लॉर्ड है। जी सर। दूसरा, जैसे कोई प्लेनेट पीड़ित तो नहीं है लेकिन षटबल में बहुत कमजोर है, तो क्या वो बीमारी दे सकते हैं सर? तो पीड़ित नहीं होगा तो उतना नहीं दे पाएगा, वैसे तो पीड़ित तो होना चाहिए या उन भावों का लॉर्ड होना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। ज्योति मैम। सर यहाँ त्रिषणाय का कोई रोल नहीं है? नहीं आएगा, आएगा ना? त्रिसड़ाए का जैसे आया ना, देखो मांदी यदि 3611 में है तो बीमारी नहीं देगी, हाँ। और इन जनरल मेलिफिक भी जैसे मैंने कहा कि मार्स भी यदि 6ठे भाव में है तो उतना ज्यादा खराब नहीं है, ओके। तो इतना बड़ी रोल है। अश्विनी अग्रवाल जी। नमस्कार सर। सर मैंने जैसे सुना था कि शनि जो है अगर 8वें घर में बैठता है तो आयु बढ़ा देता है लेकिन लंबी बीमारी देता है, तो आपने बताया शनि अगर 8th हाउस में होगा तो बीमारी नहीं देगा, नहीं ये नहीं कहा तो इन नहीं दो। देगा, मैंने ये नहीं कहा नहीं देगा, मतलब उतना ज्यादा जी। प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा जितना ज्यादा होना चाहिए। आयु कारक होता है सैटर्न। अब उस पर यह डिपेंड करेगा कि 8वें भाव के अंदर स्वयं राशि में यदि वो बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है। यदि वो शत्रु राशि में बैठा है
तो वो आपका एक तरीके से उसका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, वो आपको ट्रबल्स देगा। मगर वो स्वय राशि का बैठ गया 8th हाउस के अंदर, तो वो ना ही तो बीमारी देगा, ना ही आपकी आयु में कोई दिक्कत करेगा, लंबी उम्र देगा और स्वस्थ लाइफ देगा। मगर वो शत्रु राशि में चला गया और या फिर किसी भी तरीके से वो वहाँ पर पीड़ित होकर बैठा है, तब वो आपको बीमारी देगा लंबी। मगर आपको क्योंकि आयु कारक है इसलिए लॉन्ग आयु देगा, तो उसकी कंडीशन पे बहुत डिपेंड करेगा। तो सर जैसे शनि अगर स्व राशि का होके सेकंड हाउस में बैठ के 8th को रहा है तो क्या करेगा सर फिर? स्वय राशि का होकर सेकंड हाउस में बैठा है, हाँ, और 8th को देख रहा है फिर? नहीं प्रबल मारक हो गया वो, उससे बड़ा कोई मारक नहीं है। और जबकि स्व राशि का है। वही सही हो, वो और भी स्ट्रांग हो गया ना मारक। अच्छा, स्वय ओके। राशि का मतलब वो प्रबल मारक हो गया, और क्योंकि वो मारक भाव के अंदर जाकर बैठ गया है, और वो यदि सपोज 10 साइन की कैप्रिकॉन लग्न में बैठा है तो दिक्कत नहीं देगा। मगर वो सपोज आपका सेजिटेरियस में सेकंड हाउस में स्वय राशि का होकर बैठ गया, तो वो आपके बहुत स्ट्रांग मारक हो गया, वो सेकंड और थर्ड लॉर्ड हो गया, और वो आपका सेकंड हाउस में ही बैठ गया। तो सैटर्न आपका अनडिस्प्यूटेड मारक है, यदि उसका मारक भाव या मारक प्लैनेट से किसी तरीके का लिंक बन जाए तो शनि आपका सभी मारकों से ज्यादा प्रबल मारक बन जाता है। जैसे धनु लगन में चंद्रमा जो होता है वो अष्टमेश होता है, वो अगर चंद्रमा शनि के साथ मकर राशि में हाउस में है तो हम इसको किस तरह से नहीं, समझें? चंद्रमा शनि का कॉम्बिनेशन तो वैसे ही बहुत ज्यादा खराब होता है हर तरीके से, चाहे वो अष्टमेश ना जी। हो तो भी। जी। तो उसको चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, वो न्यूट्रल होता है एज ए 8th लॉर्ड। जी। मगर शनि और चंद्रमा का वैसे कॉम्बिनेशन वो आपको डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन है, सभी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन दोनों का एक फास्ट मूविंग और सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट का कॉम्बिनेशन हो गया, तो दोनों का मिसमैच होगा 100%। और वो लाइफ के अंदर हाँ विष योग तो है, वो उसको विष को ज़्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं है, वो नाम क्यों दिया हुआ है पता नहीं। पर आप ये मानकर चलो एक बहुत फास्ट मूविंग और एक स्लोएस्ट, दो चीज कभी भी कंबाइन होंगी तो वो आपका पूरी तरीके से पुनर्फु योग होता है वो केपी एस्ट्रोलॉजी में, वो आपका बेटर नहीं होगा। ओके ओके। जी कविता मैम। बबीता मैम। प्रणाम सर जी। जी प्रणाम मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, एक जगह हम कंफ्यूज होते हैं सर, भाव से रिलेटेड और ग्रह से रिलेटेड हमें बीमारी कब मिलेगी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है सर। भाव से रिलेटेड और ग्रह दोनों के कॉम्बिनेशन से बीमारी ढूंढनी पड़ेगी हमें, तीनों के कॉम्बिनेशन से। सर मतलब दोनों हैं तो हमें कब भाव से मिलेगी? नहीं कब भाव नहीं, तीनों की सर मतलब जैसे कोई ग्रह बैठा है किसी भाव में, तीनों से कंबाइंड बीमारी ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, तीनों की कंबाइंड और राशि मिलती जुलती बीमारी ढूंढनी पड़ेगी जिसमें तीनों का रोल हो, क्योंकि कोई भी बीमारी एक चीज की ओके वजह से सर, नहीं होती। ठीक है सर। जैसे आपका लिवर डिजीज है तो लिवर डिजीज के यस सर यही पता था। जी जी अनंत लक्ष्मी मैम। सर जैसे 5th हाउस में मंगल है अपनी राशि में, सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए जी, बोलिए सर जैसे कहीं पर अग्नि तत्व आ जाते हैं सर, अग्नि तत्व राशि आ जाती है जैसे 5th हाउस में, तो कहते हैं डाइजेशन से प्रॉब्लम है। अभी इसको एक पेंडिंग रखो, आज की क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो ठीक रहेगा, अभी मैं बताऊंगा इनको तो ठीक है सर। उस तरीके से तो हमारी हर ठीक एक है क्लास सर, में कई घंटे का सेशन चलेगा। अभी जो मैंने कराया है उससे रिलेटेड किसी का क्वेश्चन हो तो पूछे, बाकी नहीं दूंगा मैं जवाब। अभी मैंने जो बताया है कि कौन से प्लैनेट पीड़ित होते हैं, हाँ जी, क्योंकि ये तो लाइन बढ़ती जाएगी और वो आप पूरी एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हो पहली क्लास में, वो पॉसिबल नहीं है। जी अनंत लक्ष्मी मैम। सर अभी हाँ जी, एक तो वो जो अभी डिसीज जो बोल रहे हैं ना, तो वी हैव टू सी इट फ्रॉम द D1 चार्ट ओनली, राइट? और D12 कॉम्बिनेशन में भी डिसीज ये देखेंगे कौन सा कंडीशन देखिए आएगा कि प्लैनेट्स पीड़ित है क्या, उन भावों से लिंक हो रहे हैं क्या, डिजीज केवल D1 से देखिए। अच्छा, एंड सेकेंड now Saturn is placed in Capricorn in the 7th house and is retrograde, so that means it is very bad, right? Yes.
मारक होगा, राइट? शत्रु सो राशि हो गया, सैटर्न के मारक हो दशा गया, में, और आपका रेट्रोगेट भी हो गया, तो हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में इज नॉट गुड। हाँ, स्वराशि में बैठा है, बट रेट्रोग्रेड होने की वजह से हेल्थ स्वराशि में थोड़ी बैठा है, 7th हाउस में 10th कैप्रिकॉन में बैठा है। और रेट्रोगेट होने पर वो आपको बैठा है तभी भी वो मारक तो हुआ ही ना। हाँ, नहीं, पर राइट। वो तो उतना हेल्थ ज्यादा में, प्रॉब्लम नहीं करेगा, बिकॉज इज ए स्ट्रॉन्ग प्लेनेट, नॉट दैट बैड। रेट्रोगेट होने की वजह से डिजीज देगा बस। ओके, वैसे नहीं, स्ट्रॉन्ग प्लेनेट यदि स्वराशि में 6, 8, 12 के अलावा कहीं भी बैठा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। यदि ये डायरेक्ट होता तो कोई दिक्कत नहीं देता, अच्छा, बिकॉज रेट्रोगेट है इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा थोड़ी। ओके। अग्रवाल साहब सर, जी, धनु लग्न में लग्नेश बृहस्पति 5वें घर मंगल की मेष राशि में वक्री है, और यही नवांश में 6ठे घर में वृष राशि में जाके बैठ जाता है। तो हम वृष ऐसे में बृहस्पति को केवल मैरिड पॉइंट ऑफ व्यू से पीड़ित या डिसीज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि वो D12 या D3 में 8th हाउस से रिलेट नहीं करता है, ना वो 22वें दशकांश या 64वें दशकांश या 85th द्वादशांश में भी नहीं लग्न कौन सा करता। है सर? लग्न कौन सा है? धनु लग्न है सर, बृहस्पति वक्री 5th में बैठा D1 में। हाँ, तो कोई उतनी दिक्कत नहीं करेगा, वो तो बेनिफिक प्लेनेट हो गया। जी, लेकिन D9 में वो, जी सर, फंक्शनल भी बेनिफिक है, नेचुरल भी बेनिफिक है, और आपका प्लेसमेंट भी अच्छा हो गया उसका। तो ओनली रेट्रोगेशन की वजह से यदि कोई प्रॉब्लम देगा तो छोटी मोटी देके निकल जाएगा। नहीं, D9 में अगर 6ठे में पहुंचा है तो मैरिड लाइफ के लिए ही रहेगा या डिसीज के लिए भी रहेगा? मैरिड लाइफ में तो कोई रोल नहीं है ना सर उसका उतना ज्यादा। नवांश में, अच्छा लॉर्ड है जी, वो तो, नहीं तो 7th लॉर्ड है, और नहीं आपका क्या कहते हैं, मैरिड लाइफ में उतना ज्यादा बहुत बड़ा रोल नहीं है उसका। द सेकंड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड। हाँ ठीक जी, ठीक है सर, थैंक यू। विशाल जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, अभी आपने 3, 6 और त्रिशडाय के बारे में चर्चा हो रही थी, बट मैं जब सुन पा रहा था तो उस समय आपने बताया था कि यदि मांदी और गुली, वो रिपीट कर दीजिए वो लाइन। 3, 6, 10, 11 है या 3, 6, 11 है? त्रिशडाय है या उपचय? 3, 6, 10, 11 उपचय भाव है ना, उपचय भाव। जी जी, ठीक है सर, एक तो ये क्लैरिटी आ गई। दूसरा, ये जो लग्न की डिग्री है, जैसे इस पर कोई आपका वीडियो हो, तो मतलब जैसे लग्न को अपन को देखना है तो लग्न, लग्नेश और उसकी डिग्रीज, पाप कर्त्री, उस पर इम्पैक्ट PSC, तो ये तो है ही, लेकिन क्या लग्न की डिग्री का कोई रोल है क्या सर इसमें? जैसे वो आपका उसके अंदर नहीं है, तो गंडांत में है तो रोल होता है, अदरवाइज कोई रोल नहीं है। ठीक है सर, ओके सर, दैट्स ऑल। ये किसका है? 14 ऑल्डन। सर ये मेरा है, मीनाक्षी। अच्छा जी, मैम बताएं। सर मैं अभी डाल दूँ। नमस्ते सर। सर मुझे ये पूछना था, कर्क लगन की कुंडली में 9th हाउस में सैटर्न बैठे हैं रेट्रो होकर के जी। तो, हाँ जी 12, तो रेट्रो होकर के जैसे 8th हाउस में स्वराशि के होकर आएंगे, तो क्या हम बीमारी को मतलब स्वराशि के होने के बाद भी इस पर असर देंगे क्या? 8th में क्यों आएंगे वो? रेट्रो होकर के। रेट्रो के आएंगे कहीं को, वो जहाँ होते हैं वहीं होते हैं, पिछली राशि में नहीं आते। अच्छा, रेट्रो में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा उसका? 12 साइन के अंदर उतना खराब नहीं होता, सैटर्न अच्छा होता है। हालांकि जुपिटर उसका फ्रेंड नहीं है, मगर 12 साइन में सैटर्न आपका लगने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है उन्हें? हेल्थ से? हाँ जी, हेल्थ इश्यू रहता है इनको। हाँ जी है ना? हाँ जी, अच्छा हाँ जी। बस तो वो हेल्थ रिलेटेड इशू दे दिया ना, 12 साइन में है सैटर्न। सैटर्न 8 और तो मैंने 12 जब आपको, भी होगा हेल्थ रिलेटेड इशू देगा पक्का। अच्छा चलिए, वो मैंने सर आपको बताया था। हाँ जी, तो फिर से रिपीट कर दिए सर, 8th और 12th। सैटर्न जब भी वोटरी साइन में होगा तो वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। ओके सर, थैंक यू सर।
किसकी किसकी कुंडली बता रहे हो मैम? ये सर मेरे हस्बैंड की है जो मैंने आपको बताया था। आपके हस्बैंड के पेट वगैरह के पोर्शन में उनको दिक्कत है कुछ? हाँ जी सर, पेट की भी रहती है और थोड़ी नर्व से न्यूरोलॉजिकल भी प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो सूत्र इन पर लग रहा है इसलिए। आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जो मेरा शायद सबसे ज्यादा वॉच्ड वीडियो है, मतलब वॉच्ड ही वही है, बाकी तो मेरे व्यूज बहुत कम होते हैं क्योंकि मेरे प्योरली एजुकेशन बेस्ड वीडियोस होते हैं, उनको कम लोग देखते हैं। 4-8-12 में जब भी शनि हो तो जिस भाव में 10 राशि होगी उस भाव से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये सूत्र है। सर एक बार रिपीट सर जी दोबारा रिपीट करो। एक बार जब भी रिपीट सैटर्न 4, 8 या 12 साइन में हो, वाटरी साइन में। अच्छा 4, 8, 12 वाटरी साइन में। यस। ओके तो आपकी कुंडली में जहां पर भी 10 साइन होगा कैप्रिकॉन, हाँ उस भाव से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस, लिविंग सिग्निफिकेशन का मतलब रिश्ते नाते और आपकी बॉडी के ऑर्गन्स, वो बैडली डिस्ट्रॉय होते हैं। इस लेवल के होते हैं, एक्सट्रीम लेवल का डैमेज होता है उनको। whenever Saturn is placed in 4, 8, 12 वाटर साइन, यस। हाँ Then And, wherever is 10 sign in the chart, okay Capricorn sign, living significations related to that bhav are completely destroyed. okay चलो नितिन जी आप बताइए। सर मेरे को खाली इतना ही पूछना है, जैसे 6, 8, 12 में कोई मैलिफिक हो और उस पे मैलिफिक प्रभाव हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस गिन के वो डिजीज से बचाएगा या डिजीज को सीवियर करेगा सर? नहीं बचाएगा। मतलब डिजीज में, मतलब डिजीज में डिजीज और एक्सट्रीम लेवल की डिजीज होगी उसको, तो वहां पे साहब वो काम नहीं करेगा ना, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस? माइनस माइनस कभी प्लस नहीं होता, वो केवल ठीक है सर। एक केस में हो जाता है कि 6, 8, 12 के अंदर यदि नीच का ग्रह है और लग्न स्ट्रॉन्ग है तो वो आपका खराब नहीं होता, वो उच्च की तरह रिजल्ट देता है। लग्न स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए मगर। समझ गया सर। प्रतिभा मैम। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर जैसे आपने अभी ये सूत्र बताया, जलीय राशि में शनि ग्रह हो, जैसे कि तुला लगन में मीन 6 हाउस में पड़ेगी तो चौथे भाव पे मतलब 10वीं दृष्टि, ऐसे लेंगे ना? दृष्टि नहीं और चंद, तो कैसे सर फिर थोड़ा सा? जहाँ पे भी होगा कुंडली में तो तुला लगन में चौथे भाव मतलब 10 साइन है, यदि हाँ जी आपका शनि जलीय राशि में है तो हाँ चौथे जी भाव हाँ से जी रिलेटेड कुछ ना कुछ मेजर हार्म हुआ होगा, रिश्तों में हुआ होगा या कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है। सर मेरे हस्बैंड की कुंडली में है और उनका चंद्रमा भी मकर राशि है, तो मतलब मदर की हालत बहुत खराब रहती थी, उनके जन्म के बाद बताती थी वे हमेशा, तो लाइफ टाइम मतलब, और उन्हें पेट की प्रॉब्लम। मैं देखते ही बता देता हूँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी सर, थैंक यू सर। ओके निधि मैम। अनम्यूट कर लें मैम प्लीज, अनम्यूट कर लें। जी 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 सर, आपने बोला अभी ये जो सूत्र की बात चल रही है कि शनि जब जलीय राशि में हो, राइट, यहाँ पे हम भाव की बात नहीं कर रहे कि 6, 8, 12 नहीं, राशि की। जी ठीक है सर। जी कविता चावला मैम।